मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कार में समय ने सृष्टि की तरफ देखा जो अभी भी मासूम नजरों से उसे ही देख रही थी। समय ने कहा, तुम इतनी ज्यादा मासूम क्यों हो? अगर तुम इसी मासूमियत से इस दुनिया में रहोगी तो फिर लोग तुम्हें परेशानी करते रहेंगे। तुमने देखा नहीं तो मैनेजर किस तरह तुम्हें परेशान कर रहा था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी ना। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने अपनी नज़र नीचे कर कर कहा, वो मैं करना चाहती थी पर क्योंकि मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती, वरना वो मुझे पैसे नहीं देता। ये सुनकर समय को थोड़ा दुख हुआ। उसने कहा, मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? सृष्टि ने कहा, नहीं मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। समय ने कहा, नहीं तुम पैसे ले सकती हो, वैसे भी मैं उसका बॉस हूँ और मुझे अपने क्लब के एम्प्लॉइज का ध्यान रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सृष्टि ने समय को देखकर कहा, तो क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। समय ने सीरियस होकर हाँ में सिर हिलाया। सृष्टि ने कहा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे जॉब पर रख लीजिए, मैं फ्री में पैसे नहीं ले सकती। समय ने सोचा कि वो लड़की सही कह रही थी, वैसे भी वो ऐसे एम्प्लॉइज की कदर करता था, इसलिए उसने जल्दी ही हाँ कर दी और सृष्टि को उस जगह पर उतार दिया जहां वह उतरना चाहती थी। समय की चले जाने के बाद सृष्टि ने अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाया और अपनी कमर के पीछे से गन निकाल कर पीछे वापस मुड़ गई जहां पर समय की कर गई थी और अचानक ही उसके सामने कुछ लोग आ गए। एक आदमी जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, उसने कहा, क्या बात है, लगता है तुम्हारा यार बहुत ज्यादा अमीर है। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, हाँ वो बहुत अमीर है, क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? मैं तुमसे उससे मांग कर दे सकती हूँ, वो लोगों में चैरिटी करने में बहुत विश्वास रखता है। ये सुनकर दाढ़ी वाला इंसान गुस्सा हो गया। उसने कहा, तू चुप हो जा, बहुत परेशान कर रखा है हमें, इस बार हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे क्या लगा कार में बैठकर तू यहाँ से भाग जाएगी? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि का डरा हुआ फेस बनाकर कहा, अरे मैं तो डर गई, क्या आप लोग मुझे मार दोगे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो सभी आदमी हंसने लगे। तभी दाढ़ी वाले आदमी के सिर के बीच बीच गोली लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गया। अपने गैंग लीडर को इस तरह गिरा देख और मौत के घाट उतरा देख बाकी सभी डर गए, पर फिर सभी ने जल्दी ही सृष्टि पर हमला कर दिया। सृष्टि काफी तेजी से उन सबको मार रही थी और कुछ ही पल बाद सभी लोगों की लाश वहां पड़ी थी। सृष्टि अपने हाथ झटके तभी उसके पीछे कुछ लोग आकर खड़े हो गए। सृष्टि ने बिना पीछे मुड़े कहा, इस जगह को साफ करो और इन सब लोगों को ठिकाने लगा दो और मुझे रिपोर्ट करो, कल सुबह तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक लड़का जिसने ब्लैक कलर का जैकेट पहना था, उसका नाम शाहरुख था, उसने कहा, मैं पर क्या आप अभी भी ये काम करने वाली है? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने कहा, हाँ ये करना होगा क्योंकि ये हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है और वैसे भी मुझे पता चल गया है कि मुझे अब क्या करना है, इसलिए तुम्हें जो काम कहा है तुम वो करो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सृष्टि वहां से एक गली में चली गई जहां एक छोटे से घर में सच में एक छोटा बीमार लड़का सो रहा था। सृष्टि ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता की मौत का बदला जरूर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो मुस्कुराए और चेंज करने चली गई। अगली सुबह प्रधान भवन। शकुंतला जी कब से उठकर बैठ चुकी थी और घूरकर सीडीओ की तरफ देख रही थी जैसे किसी के आगे का इंतजार कर रही हो, पर अभी तक वो इंसान नीचे नहीं आया था। शकुंतला देवी का दांत पीसते हुए कहा, क्या इस मनहूस को यहाँ रहकर इतनी देर तक सोने की आज़ादी मिल दी है? बहुत उड़ रही हो ना सनम, देखना जल्दी ही मैं तुम्हें अर्श से फर्श पर पटक दूंगी। वो ये बड़बड़ा रही थी कि तभी सुहासिनी जी उनके पास। उन्होंने कहा, क्या कह रही है शकुंतला जी आप? उद्धरण चिन्ह। शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि अभी तक आपके घर के कोई भी सदस्य उठा नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट। सुहासिनी जी समझ रही थी कि शकुंतला देवी किसकी बात कर रही है। उन्होंने थोड़ा कठोर होकर कहा, हम अपने घर में किसी को बंदिश भी नहीं रखते हैं, जिसको जब उठा होता है वो तब उठता है, क्योंकि वो भी इंसान है और वो भी काम करते हैं और उनकी भी जिंदगी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शकुंतला देवी चुप हो गई। इधर शौर्य के कमरे में शौर्य की जब नींद खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी से महसूस हुआ। शौर्य ने अपनी नज़र झुकाकर देखा तो सनम ने उसे जोर से गले लगाया हुआ था। सनम का सिर शौर्य की चेस्ट पर था और उसके लंबे बाल शौर्य के कंधे पर बिखरे थे। वहीं उसने शौर्य को इतनी जोर से पड़ा हुआ था जैसे वो कहीं भाग जाएगा। उसकी इस पोजीशन को देखकर शौर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शौर्य ने सनम को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, ये लड़की भी ना। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने सनम को खुद से दूर किया और उसके माथे पर किस करके नहाने के लिए चला गया, क्योंकि आज उसका जिम जाने का मन नहीं था। वहीं शौर्य की वॉशरूम में जाने की थोड़ी देर बाद सनम की नींद खुली।
सनम ने अपनी आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखा और ये देखकर कि 8 बजे बज गए हैं वह हैरान हो गई। सनम जल्दी से उठी और उसने वॉशरूम में भागते हुए कहा, हे ईश्वर, हमें इतना लेट हो गया, हम इतनी देर तक कैसे सो गए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने जल्दी से वॉशरूम में घुसकर अपना कुर्ता उतार कर साइड में रख दिया और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगी। उसकी आदत थी हमेशा अपना कुर्ता अलग करके ब्रश और फ्रेश होने की, क्योंकि उसे ये कंफर्टेबल लगता था, जबकि कोई था जो अपनी जलती हुई नज़रों से उसे ही देखे जा रहा था। शपोरी जो शावर में मौजूद था, शावर की कांच की दीवार से सनम को साफ साफ देख सकता था, पर सनम शौर्य को नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो कांच इस तरीके का था कि अंदर मौजूद इंसान बाहर के इंसान को देख सकता था, पर बाहर मौजूद इंसान अंदर वाले को नहीं। सनम ने जल्दी ही अपने बालों को खोला और फिर शावर में चली गई। लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े इंसान को देखा, उसकी चीख निकल गई। वही शौर्य जो कब से सनम की खूबसूरती में खोया था, उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। सनम ने डरते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आप यहाँ थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। सनम को इस तरह पैनिक करता देख शौर्य ने सनम को कंधों से पकड़ा और पीछे शावर की दीवार से सटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकती थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम चुप हो गई, क्योंकि इस समय शौर्य ज्यादातर जिम में होता था, इसीलिए वो उसे वॉशरूम में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शौर्य ने इस समय सिर्फ बॉक्सर्स पहले थे और वो शावर के नीचे खड़ा था। वही सनम ने इस समय अपने अप्पर बॉडी पर सिर्फ एक स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी और नीचे प्लाजो, क्योंकि उसने नीचे के कपड़े नहीं बदले थे, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। शौर्य ने जल्दी से एक टॉवल लेकर अपनी कमर को कवर किया और फिर सनम को घूरते हुए कहा, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे पूरा राइट है तो मैं हर तरीके से देखने का। ये सुनकर सनम चुप हो गई। शौर्य सच्ची तो कह रहा था, और जहाँ तक सनम की सोच थी, उसे अपने हस्बैंड के लिए हर तरह से प्रेजेंटेबल रहता था और यही उसे बचपन से सिखाया गया था। इसलिए उसने जल्दी ही अपने हाथ नीचे कर लिया, जिससे उसने अपनी चेस्ट को कर रखा था, और कहा, हमें माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कल मिलते हैं, हम पागल नहीं हैं। सनम का चेहरा अभी भी काफी ज्यादा लाल था और उसका शरीर हल्का सा कप रहा था। शौर्य सनम के और करीब आया, जिससे गलती से उसे शावर का टाइप ऑन हो गया और गरम गरम पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगा। गर्म पानी की भाप में सनम ने अपनी नीली आंखों से शौर्य की धुंधली होती हुई परछाई को देखा और एक पल के लिए वो उसमें कहीं खुशी गई है। उसके लिए सब बहुत नया था, पर फिर भी उसे ये अच्छा लग रहा था। शौर्य ने झुककर सनम के माथे पर किस किया और कहा, यू नो वॉट, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कंफ्यूज होकर शौर्य को देखा और कहा, आप क्या कह रहे हैं। स्लैश। शौर्य ने सनम का कंफ्यूज चेहरा देखा और कहा, तुम बिल्कुल बच्ची हो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने मुंह फुलाकर शौर्य की तरफ देखा और उसके सीने पर अपने नाखून गलते हुए कहा, हम बच्ची नहीं है, बस हमारी हाइट कम है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सनम की दोनों हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाकर उसके कान के पास बाइट करते हुए कहा, तुम आग से खेल रही हो, अगर तुम मुझे इसी तरह प्रोवोक करती रही तो फिर आगे के लिए तुम ही पछताओगी। स्लैश। सनम ने कंफ्यूज होकर शौर्य को देखा। उसका शरीर सिहर गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे शौर्य की नज़दीकी उसे काफी पसंद आ रही है, लेकिन वो उस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। सनम ने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, आप क्या कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने जब सनम की सेडिक्टिव वॉइस सुनी तो उससे और नहीं रह गया और उसने धीरे से अपने होंठ सनम के होठों से जोड़ दिए। उन दोनों के ही शरीर पूरी तरह भीग चुके थे और गर्म पानी और दोनों पर गिर रहा था। सनम के शरीर पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह बिखर रही थी। वही शौर्य धीरे धीरे अपने हाथ सनम की बॉडी पर फेर रहा था, जिससे सनम गहरी गहरी आह भर रही थी। काफी देर तक सनम के होठों को किस करने के बाद शौर्य उनसे अलग हुआ और उसने शावर का टेप ऑफ किया। सनम जिसके चेहरे से अभी पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी, शौर्य ने सनम की जो लाइन पर किस किया और उसे सक करते हुए धीरे धीरे अपने होंठ नीचे की तरफ ले जाने लगा। शौर्य के इस तरह अचानक की किस करने से तो सनम की सांसें ही रुक गई थी और वो उसके बालों में हाथ घुमाते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सनम की ठंडी और गहरी सांसों की आवाज उस बाथरूम में गूंज रही थी। वही शौर्य की एग्रेसिव और वाइल्ड किसेस सनम को चीखने पर मजबूर कर रही थी। कुछ ही पलों बाद शौर्य का हाथ सनम की स्पोर्ट्स ब्रा की तरफ बढ़ गया और ये महसूस करते ही सनम जल्दी से अपनी आंखें खोली और शौर्य को खुद से दूर करने लगी। शौर्य को भी एहसास हुआ कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से दूर हो गया। सनम भी थोड़ी नर्वस हो गई थी और वो शौर्य की पीठ उसकी तरफ थी। उसे लगा कि शौर्य नाराज हो गया। सनम कुछ ज्यादा ही मासूम थी। असल में उसकी मेंटलिटी थी, वो ऐसी जगह रही थी जहां उसे यही सिखाया गया था कि उसका हस्बैंड उसके लिए परमेश्वर होगा और उसे कभी भी नाराज नहीं करना।
सनम ने हिम्मत करके शौर्य को पीछे से गले लगा लिया। वही शौर्य जो गिल्टी फील कर रहा था सनम के हाथों को अपनी चेस्ट पर महसूस करके हैरान हो गया। सनम ने रोते हुए कहा, आप नाराज हो गए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर हमें अजीब लग रहा था, आप प्लीज़ नाराज मत होइए, हम वादा करते हैं आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर शौर्य कंफ्यूज हो गया। शौर्य ने गहरी सांस लेकर सनम को मोड़कर अपनी तरफ किया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, पहले मुझे ये बताओ, तुम हर बार सॉरी क्यों रहती हो और हर बार तुम इस तरह एक्सप्लेनेशन क्यों देती हो जैसे तुम्हारी गलती है और मेरे नाराज होने से तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य को अभी तक समझ नहीं आता था कि सनम का ऐसा बिहेवियर क्यों है। वो चाहता था वो उससे नाराज हो, उससे गुस्सा हो, उसे समझे, पर वो हर बार ऐसा बिहेव करती थी जैसे वो उसकी गुलाम हो और अगर वो नाराज हो जाएगा तो उसकी सारी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपनी मासूम नज़रों से शौर्य को देखा और कहा, हमें तो यही बताया गया है कि पति परमेश्वर होता है और उसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए, उसकी सारी बातें माननी चाहिए और वो जो कहे वो करना चाहिए। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है, इसलिए हमें यही पता है और हम सच में आपको नाराज नहीं करना चाहते। ये कहते हुए उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत थी वही शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुनिया में ऐसी लड़की भी हो सकती है और वो सोच रहा था कि आखिर क्यों उसे ही एक ऐसी लड़की से मिलना था, पर शायद उसके लिए ये खुशनसीबी ही थी जो उसे सनम जैसी मासूम लड़की मिली। शौर्य ने सनम को गले लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बिल्कुल पागल हो तुम। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हम पागल नहीं है, हम बहुत समझदार है, अगर हम पागल होते तो हम आपको पत्थर मारते और आपका सिर फोड़ देते। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, अच्छा अभी तो तुम कह रही थी तुम मुझे नाराज नहीं कर सकती और अब तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। सनम धीरे से कहा, वो तो हम ऐसे ही कह रहे थे। शौर्य ने कहा, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहते हुए शौर्य बाहर चला गया। वही सनम उसके जाने के बाद धीरे से मुस्कुराने लगी। सनम ने अपने सर को खुजलाते हुए कहा, पता नहीं हम भी क्या क्या कह देते हैं। ये कहते हुए उसने शावर की तरफ देखा और थोड़ी देर पहले हुए सीन को याद करते ही उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। आपने हमें मोटी कहा। सनम जब नहाकर बाहर आई तब तक शौर्य लगभग रेडी हो चुका था। उसने नेवी ब्लू कलर का थ्री पीस सूट पहना था। उसकी गहरी काली आंखें खुद को देख रही थी और वो अपने बाल सेट करते हुए अपने फोन पर कुछ काम भी कर रहा था। इस समय वो इतना ज्यादा कूल और चार्मिंग लग रहा था कि सनम उसे देखते ही गई। वो उसे देख ही रही थी कि सनम के कानों में शौर्य की आवाज पड़ी। शौर्य ने कहा, मुझे बाद में देख लेना, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वो सो कोल्ड एक्स सास तुम्हें कुछ कहे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम जल्दी से क्लोजेस्ट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई। शौर्य अभी भी कमरे में ही मौजूद था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, जैसे वो सनम को अपने साथ ही बाहर ले जाना चाहता हो। जैसे ही शौर्य ने सनम को देखा वो उसे देखा ही रह गया। गुलाबी कलर के अनारकली सूट में सनम वहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा तो ज्यादा प्यारी लग रही थी। सनम आईने के पास आई, उसने अपने गले में एक छोटा सा पिंक डायमंड नेकलेस पहना और उसके साथ उससे मैचिंग इयररिंग्स। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था, उसकी मांग में गहरा से दूर था और उसके हाथों में सिल्वर कलर की चूड़ियां। इस समय वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपना सफेद कलर का दुपट्टा ओढ़ते हुए सनम ने अपने आप को एक और बार चेक किया और फिर पीछे मुड़ गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे एकटक घूरे जा रहा है। सनम ने जब उन नजरों का पीछा किया तो शौर्य को वही देखकर वो हैरान हो गई। सनम ने सोचा था कि शौर्य अभी तक ऑफिस के लिए निकल चुका होगा क्योंकि अब तो 9 बजे बज चुके थे। जब सनम ने शौर्य को खुद को इस तरह घूरते हुए पाया तो उसने कहा, आप हम ऐसे क्यों घूर रहे हैं। शौर्य ने कहा, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनकर सनम सकपका गई। उसने कहा, तो ठीक है, आप हमें देख क्यों रहे हैं। शौर्य ने कहा, देख रहा हूँ कि तुम कितनी ज्यादा। सनम ने आपकी आंखें छोटी कर कर कहा, कितनी ज्यादा क्या। शौर्य ने कहा, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम के गाल फूल गए। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या आप हमें मोटी कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर सनम ने हैरानी से मुंह खोला और कहा, आप कितने ज्यादा बेशर्म हैं, कोई अपनी पत्नी को मोटा कैसे कह सकता है। शौर्य ने कहा, क्योंकि तुम मोटी हो इसलिए मैं तुम्हें मोटी कह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सनम ने चिढ़ते हुए कहा, हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी।
लेकिन इससे पहले कि सनम बाहर से जा पाती, शौर्य ने सनम की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपना सर सनम के कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छा सॉरी ना बाबा, मजाक कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। सनम ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें आपका इस तरह का कोई मजाक नहीं सुनना है, हमें जाने दीजिए। शौर्य ने सनम को अपनी तरफ घुमाया और उसकी नाक खींचते हुए कहा, तो क्या मेरा गोलू गोलू मुझसे गुस्सा हो गया? सनम ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई गोल गोल नहीं है, हमें देखिए हम तो कितने ज्यादा दुबले हैं, अरे हमसे ज्यादा दुबली तो लकड़ी भी नहीं हो सकती। शौर्य ने सनम को घूरते हुए सीरियस होकर कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहते हूँ, देखो अपने आप को कितनी ज्यादा दुबली हो, ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर में मान नहीं सिर्फ हड्डी है। माना कि आजकल स्लिम फिगर का जमाना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतनी दुबली हो जो कि तुम हवा के साथ ही उड़ जाओ। उद्धरण चिन्ह। अब सनम को समझ आया कि असल में शौर्य उसे उकसा रहा था ताकि वो खुद ये बात कहे, लेकर वो सच में बहुत ज्यादा दुबली है। सनम ने धीरे से कहा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें पूरे महल का काम करना पड़ता था और हमें टाइम पर खाना भी नहीं मिलता था, साथ ही साथ सुबह हमें इतना काम करना पड़ता था, तो आप ही बताएं हम कहाँ से मोटे होते। हम सिर्फ मोटे तब होते थे जब हमें ज्यादा मार पड़ती थी और हमारा शरीर सूज जाता था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अब शौर्य को सनम के लिए बुरा लगने लगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो ये सारी बातें करना बंद करो, मेरे तुम्हारे लिए एक डाइट प्लान बनवाया है, तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। शेफ तुम्हारे लिए 3 टाइम का खाना बनाएगा, वो तुम्हें खाना होगा और रोज सुबह मेरे साथ एक्सरसाइज भी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, हम ये सब नहीं करने वाले। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, तुम्हें तो ये सब करना ही होगा, अब चलो नीचे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सनम शौर्य से और बहस करना चाहते थे, लेकिन शौर्य उसका हाथ खींचते हुए कहा, नीचे चलो, वरना क्या पता कि नीचे चलकर हमें कोई और ड्रामा देखने मिले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम चुप हो गई और शौर्य के साथ नीचे चली गई। वही शकुंतला देवी जो बेसब्री से सनम का इंतजार कर रही थी, उसने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसने सुहासिनी जी की तरफ देखकर तंज कसते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि आपके घर की बहू बेटियां सुबह 10 बजे तक सोती रहती है। मेरे घर जब ये रहती थी तब इसे सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था, क्योंकि हमारे घर की औरतें इतनी देर तक नहीं सोती, इससे घर पर दरिद्रता आती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम की आंखें हल्की नम हो गई। शौर्य ने सनम के हाथ पर अपना हाथ कसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि ये हमारा घर है, यहाँ सब अपनी सहूलियत के हिसाब से सब काम करते हैं, ना कि नियमों के हिसाब से, ये घर है, स्कूल नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शकुंतला देवी का मुंह बंद हो गया। वो शौर्य से बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी शौर्य किस तरह का खतरनाक इंसान है। उसकी एक उंगली के इशारे पर आधी बिजनेस इंडस्ट्री गायब हो सकती थी, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के बिजनेस को जरा सभी नुकसान पहुंचे। थोड़ी देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। समर्थ और सारिका भी वहीं बैठे थे। समर्थ का चेहरा थोड़ा परेशान था। सुबह उठने के बाद सारिका को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था या फिर उसने क्या किया था। समर्थ ने उसे इस बारे में बात कर परेशान करना सही नहीं समझा। समर्थ शौर्य की तरफ देख रहा था। उसके पास अब एक ही रास्ता था और वो था शौर्य। शौर्य ने भी समर्थ की नज़र को खुद पर महसूस कर ली थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और अपना नाश्ता करता था। नाश्ता करने की बाद समर्थ और शौर्य साथ ही कंपनी के लिए निकल गए, क्योंकि समर्थ की कंपनी और शौर्य की कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाली थी, इसलिए वो उसके साथ चला गया। सभी मर्दों के घर से चले जाने के बाद अब घर में सिर्फ औरतें ही बची थी और वो सभी बातों में व्यस्त थी। शकुंतला देवी हर थोड़ी देर में सनम को नीचा दिखा रही थी और सनम चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। सभी लोग जानते थे कि शकुंतला देवी जानबूझकर सनम को परेशान कर रही है, पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि वो उनके घर की बेटी की सास थी। हालांकि सभी लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज थे, पर फिर भी वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण सारिका को कुछ भी सहना पड़े। वही सनम भी किसी से नाराज नहीं थी, क्योंकि वो भी इस बात को समझती थी। ऐसे ही समय बीत गया और जल्दी ही शाम हो गई। शाम को जब शौर्य और बाकी सभी लोग घर पहुंचे तो सभी लेडीज लिविंग रूम में बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। सनम एक साइड चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि शकुंतला देवी ने उसे बैठने से मना कर दिया था। शौर्य ने जब सनम को इस तरह खड़ा हुआ देखा तो उसने जल्दी से उसके पास जाकर कहा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? उद्धरण चिन्ह। शौर्य की आवाज सुनकर शकुंतला देवी हड़बड़ा गई। उन्होंने मीठी आवाज में कहा, बेटा वो तो ऐसे ही खड़ी है, असल में बार बार कुछ ना कुछ लाना पड़ता है ना, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो खड़ी ही रहे, बैठकर भी वो क्या कर लेगी। शौर्य ने अपनी सख्त आवाज में कहा, हमारे घर में कई सारे नौकर चाकर हैं, उन्हें हम फ्री की पगार नहीं देते हैं, उन्हें इसीलिए रखा है ताकि हमारे घर के लोगों को काम ना करना पड़े।
आपको क्या लगता है सनम इस घर की नौकर है? नहीं, वो इस घर की मालकिन है। उसे लोगों पर हुक्म चलना चाहिए, ना कि लोगों की बातें चाहिए। सनम कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य सनम को अपने साथ लेकर चला गया। वहीं शकुंतला देवी मुंह बनाते हुए वो सारा नजारा देखती रह गई। इधर कमरे में पहुंचने के बाद शौर्य ने सनम को दीवार से लगाकर खड़ा किया और बिना देरी किए उसे किस करने लगा। सनम जो कुछ कहने वाली थी शौर्य के एक्शन से हैरान हो गई और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से शौर्य को घूरने लगी, जो उसके बेहद करीब था और उसे पेशेंटली किस कर रहा था। शौर्य का एक हाथ सनम की खुली पीठ पर था और दूसरा उसके बालों में। बाकी रोमांस कल और कुछ खास भी तो इंतजार कीजिए सृष्टि, सनम और सारिका के अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत पल पढ़ने के लिए। 24 हक जताना। शौर्य सनम को बिना रुके किस किए जा रहा था। उसके होंठ सनम के होठों से जुड़े थे, शौर्य के हाथ सनम के बालों में थे। वही सनम तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे शौर्य की उस पेशनेट और सॉफ्ट किस में वो खुद इन्वॉल्व होने लगी थी और सनम का साथ पाते ही शौर्य और ज्यादा वाइल्डली उसे किस करने लगा था। जब शौर्य को महसूस हुआ कि सनम को सांस लेने पर दिक्कत हो रही होगी तो उसने सनम के होठों से अलग होकर उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। वही सनम जो अभी भी बदहोश थी वो धीरे धीरे आहें भरने लगी थी और उसकी मीठी सी आवाज सुनकर शौर्य की पकड़ सनम पर कश्ती जा रही थी। इससे पहले कि शौर्य और आगे बढ़ पाता, किसी ने उनके दरवाजे पर नॉक किया और वो दोनों ही होश में आए। सनम, जिसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था, उसने शौर्य को धक्का दिया और बाथरूम में भाग गई। वही शौर्य घूरकर दरवाजे को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर कौन था जिसने उसे डिस्टर्ब कर दिया। उसकी वाइफ से मिले उसे लगभग 8 से 9 घंटे हो गए थे और वो उसे जी भर के प्यार करना चाहता था, लेकिन बाहर मौजूद इंसान ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। शौर्य ने अपने होंठ साफ किए और कपड़े ठीक कर जल्दी से दरवाजा खोल। दरवाजे के बाहर समर्थ खड़ा था। समर्थ ने झिझकते हुए कहा, भाई क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? शौर्य ने अपने आप को शांत करके कहा, ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम्हें कुछ काम था? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने कहा, हाँ भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन इससे पहले कि समर्थ आगे कुछ कह पाता, सारिका उछलते कूदते हुए वहां आए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई चलो तो बाहर डिनर पर चलते हैं, 2 दिन बाद मुझे वापस भी जाना है। समर्थ जल्दी ही चुप हो गया क्योंकि वो इस बात को सारिका के सामने नहीं कह सकता था और इस बात को शौर्य भी समझ गया। शौर्य ने सारिका को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। सारिका ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई चलो ना, भाभी भी कहीं बाहर घूम आएंगी और मैंने सुना है कि भाभी कभी भी कहीं बाहर निकली, हम उन्हें बाहर लेकर चलते हैं, उन्हें सबके साथ अच्छा भी लगेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सारिका ने शौर्य के वीक पॉइंट यानी कि सनम का नाम लिया तो शौर्य मान गया और ये सुनकर सारिका के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वो समझ गई थी कि अगर अब उसे कुछ भी अपने भाई से मनवाना हो तो वो सनम का नाम लेकर इस बात को बनवा सकती है। सारिका ने सनम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो मेरे साथ तैयार होने। तुम भैया के कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाना है और डिनर करना है। तुम तो जब देखो अपने बिजनेस की बातें करते रहते हो या फिर भाई के साथ रहते हो। मैं तुम्हारी बीवी हूं कि भाई? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो उसे वहां से ले गई और शौर्य अपना सिर हिलाते हुए वापस कमरे में आ गया। इधर सनम अभी भी बाथरूम के बाहर नहीं निकली थी। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो शौर्य का सामना ही नहीं करना चाहती थी। सनम ने खुद के अक्स को देखा जो कि हल्का सा गुलाबी दिख रहा था। सनम ने खुद से कहा, ये क्या किया सनम? लेस देन अगर उन्होंने हमारे बारे में कुछ गलत सोच लिया तो हम क्या करेंगे? हमने वो सब जानबूझकर नहीं किया, पर हमें भी नहीं पता कि हमने वो क्यों किया। क्या हमने सही किया? कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। इन्हीं सब ख्यालों में उलझी हुई सनम को पता ही नहीं चला कि शौर्य कब से दरवाजे की टेक लगाए उसे ही देखे जा रहा है। शौर्य ने एक गहरी सांस लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और सनम को अपनी तरफ खींच लिया। सनम जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, शौर्य के इस तरह खींचने से वो उसकी बाहों में आ गई और उसके दोनों हाथ शौर्य के सीधे पर चले गए। सनम ने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से शौर्य को देखा। शौर्य ने कहा, इतना ज्यादा क्यों सोचती हो? वो सिर्फ एक मूवमेंट था और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम मेरी किस में मेरा साथ दिया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने सनम के होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और शौर्य की बातें सुनकर सनम शर्म से पानी पानी हो गई। उसने कहा, हमसे ऐसी बातें मत कीजिए। शौर्य ने कहा, तो फिर किसे करूं? उस सेजल को। उद्धरण चिन्ह।
सेजल का नाम सुनते ही सनम को वो लड़की याद आ गई जो अपने आप को शौर्य की गर्लफ्रेंड बता रही थी। सनम ने घूर कर शौर्य को देखा और उसके दिल के हिस्से पर पॉइंट करते हुए कहा, खबरदार जो आपने उस लड़की का नाम दोबारा हमारे सामने लिया, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते, न ही किसी से बात कर सकते हैं, न ही किसी को किस कर सकते हैं। आपको जो करना है वो हमारे साथ कीजिए। अगर हमने आपको किसी और के साथ देखा तो हम इतना कहकर सनम चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वही शौर्य उसके इस तरह जताने से खुश हो रहा था। उसने सनम की तरफ झुकते हुए अपनी सरगोशी भरी आवाज में कहा, तो हम क्या? सनम ने अपना रोता से चेहरा बनाकर कहा, तो हम खुद को खत्म कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सनम ये कहा, उसे महसूस हुआ कि उसके होंठ दोबारा ब्लॉक हो चुके हैं। शौर्य ने उसके होठों को जोर से किस कर बाइट करते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा ये कहने की कोशिश की। अब तुम्हारी सांसों पर सिर्फ एक ही इंसान का अधिकार है और वो है शौर्य प्रधान। अगर तुमने खुद की सांसों को भी ये कहने की कोशिश की वो रुक जाए तो मैं तुम्हारी सांसें तुमसे छीन लूंगा। ये कहते हुए शौर्य सनम को घूरे जा रहा था। वही शौर्य के इस तरह देखने से सनम घबरा गई। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फिरते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। सनम ने कंफ्यूज होकर कहा, हम बाहर जा रहे हैं? ये सुनकर सनम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम दोबारा उस पार्क में जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, आज हम वहां नहीं जा रहे हैं। सनम ने कहा, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? शौर्य ने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा, पहले तुम तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वही सनम ने खुद से कहा, पता नहीं अब ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमें बताया भी नहीं कि हम कैसे तैयार हुए। ये कहते हुए वो चली गई और अपने लिए कपड़े देखने लगी। वहां पर हर तरह के कपड़े रखे थे, इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, सिंपल और क्लासी। सनम ने आपकी जिंदगी में इतने कपड़े नहीं देखे थे जितने वहां थे। उसके पास तो 3 से 4 जोड़ी ही कपड़े थे और उससे ज्यादा नहीं, जिन्हें वो पिछले 2 सालों से पहन रही थी। लेकिन आज उसके इतने सारे ऑप्शंस थे कि शायद उसके पास आधे से ज्यादा मार्केट के कपड़े थे। ये देखकर सनम ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ ने इतने सारे कपड़े क्यों दिला दिए हैं, हम तो कभी इतने कपड़े पहन भी नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सनम ने एक सिंपल सी साड़ी निकली और चेंज कर लिया और फिर आईने के सामने आकर तैयार होने लगी। सनम जब बाहर आई तो उसके देखा शौर्य वही था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रे कलर की जीन्स पहनी थी और इस समय वो परफ्यूम लगा रहा था। सनम ने जब शौर्य को कैजुअल लुक में देखा तो वो उसे देखते ही रह गई। वही शौर्य भी सनम को ही देख रहा था, जिसने सिल्वर सीक्वेंस की साड़ी पहनी थी। उसका ब्लाउज पीछे से काफी डिप था और उसके दोनों हाथों में चूड़ियां थी जो कि सिल्वर रंग की थी और उसने लंबे बालों को चोटी में गूंथ रखा था जिससे उसकी गोरी पीठ साफ नजर आ रही थी। शौर्य ने सोचा कि जब वो बाहर जाएंगी तो हर किसी की नज़र सनम पर ही होगी और अचानक ही उसे जेलेसी महसूस होने लगी। शौर्य आगे बढ़ा और उसने सनम के बालों को खोलते हुए उसकी पूरी पीठ को ढक दिया और फिर उसके कंधे पर किस करते हुए कहा, खुले बालों में तुम ज्यादा प्यारी लगती हो। उद्धरण चिन्ह। सनम जो शौर्य को देखकर हैरान थी, उसके करीब आने से शर्मा गई। उसने कहा, पर हमें चोटी गुठनी थी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, नहीं तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, चलो चलते हैं। ये कहकर वो उसे अपने साथ खींचकर ले गया। सभी लोग पहले से ही तैयार होकर मौजूद थे। सारिका ने शौर्य को घूरते हुए कहा, भाई आप कितना टाइम लगाते हो? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपने दोनों पॉकेट पर हाथ डालकर सनम को देखते हुए कहा, टाइम तुम्हारी भाभी लगाती है, मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। वही शकुंतला देवी घुरकर सनम को देखने लगी जो आज किसी फिल्म की हीरोइन से काम नहीं लग रही थी। सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर शकुंतला देवी के घर रहते हुए उसकी शक्ल और हालात किसी नौकरानी की तरह हो गई थी। लेकिन आज जब शकुंतला देवी उसे देख रही थी तो वो उन्हें एक रॉयल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। लेकिन शकुंतला देवी अपने दिमाग में उसकी इस तरह की इमेज नहीं बनना चाहती थी। उनके लिए सनम आज भी सिर्फ एक नौकरानी थी और हमेशा नौकरानी ही रहेगी। थोड़ी देर बाद उन सभी की गाड़ियों को काफिला रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। 25 हमें लगता है उनके कपड़े फट गए हैं। रोज पेटल रेस्टोरेंट। सभी लोग अपनी अपनी कार से बाहर आए और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। सनम हैरानी से उसे रेस्टोरेंट को देख रही थी। वो काफी आलीशान और रॉयल दिखने वाला रेस्टोरेंट था। ये रेस्टोरेंट भी प्रधान परिवार का बनाया हुआ ही एक रेस्टोरेंट था जहां पर देश विदेश के कई लोग आते थे। मैनेजर खुद उन सभी को रिसीव करने वहां आया हुआ था क्योंकि उसे पता चला था कि प्रधान परिवार डिनर करने आ रहा है और उन्हें अपने साथ अंदर ले जा रहा था। सनम तो एक्साइटेड होकर सारी चीज़ों को देखकर शौर्य से बार बार पूछ रही थी कि वो सारी चीज़ें क्या है और शौर्य काफ़ी पेशेंटली उसे सब कुछ बता रहा था।
आसपास मौजूद वेटर और बाकी लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे कि जो शौर्य प्रधान अपने अपने मुंह से 2 शब्द से ज्यादा कभी नहीं कहता था और किसी की भी बात का जवाब नहीं देता था, किसी इंसान को इतनी पेशेंटली सब कुछ समझ रहा था। और साथ ही वो ये देखकर ज्यादा हैरान थी कि जिसे वो सब बता रहा था वो एक लड़की थी। पूरा जयपुर जानता था कि शौर्य प्रधान को लड़कियों से कितनी नफरत है। जो भी लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती थी या तो वो शहर से गायब हो जाती थी या फिर दुनिया से। थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपने डाइनिंग रूम में पहुंच गए, जहां सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। शकुंतला जी की नजरें सनम पर ही गड़ी हुई थी। उन्हें सनम को इतना खुश देखकर अपने अंदर एक आग से महसूस हो रही थी। वो सनम को जलाकर मार देना चाहती थी, पर अफसोस वो अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सनम शौर्य की प्रोटेक्शन में थी। वेटर ने आकर सबको मेनू कार्ड दिया और फिर सब अपने लिए डिसाइड करने लगे कि उन्हें क्या खाना है। वही सनम कंफ्यूज होकर उस मेन्यू कार्ड को देख रही थी। कसिव लैंग्वेज में लिखा गया वो मेनू कार्ड काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था और उस पर लिखी गई डिशेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। हालांकि वो सभी नॉर्मल खाना ही था, पर उन्हें इस तरह से लिखा गया था कि वो फैंसी दिखे। सनम ने अपनी मायूस नज़रों से शौर्य को देखा, जो कि खुद भी ये डिसाइड करने में बिजी था कि उसे क्या खाना है। सनम ने भी जब शौर्य को इस तरह फोकस होकर अपना डिनर डिसाइड करते हुए देखा तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेनू को घूरती रही। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा था सनम अपने लिए फूड ऑर्डर कर लेगी और वो चाहता था सनम अपनी पसंद का खाना खाए। पर वो इस बात को भूल गया था कि सनम ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और इस तरह की कसिव लैंग्वेज पढ़ना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। सभी के डिनर डिसाइड कर लेने के बाद वेटर वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद सबका खाना भी आ गया, लेकिन सनम की चेयर के पास अभी भी कुछ नहीं रखा था। ये देखकर सभी लोग सनम को देखने लगे, जो अपना सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। अब फाइनली शौर्य की नज़र भी सनम पर गई, जो अपना सर झुकाए खाली प्लेट को देख रही थी। सारिका ने कहा, भाभी आपने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? इससे पहले कि सनम कोई जवाब दे पाती, शकुंतला देवी ने हंसते हुए कहा, वो क्या ऑर्डर करेगी, उसे थोड़ी ना कुछ पढ़ना लिखना आता है। अगर आता होता तो वो यहाँ थोड़ी बैठी होती, वो तो अब तक मंगा चुकी होती कुछ। पर अफसोस कि इस गवार को तो ढंग से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, आएगा भी कैसे, 12वीं फेल जो ठहरी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबको सनम के लिए बुरा लगने लगा। वही शकुंतला देवी के ताने सुनकर सनम की आंखों में रुके आंसू बह गए। हाँ, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन जिस उम्र में उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी उसके माता पिता ने उसे शादी के नाम पर बेच दिया था। शौर्य ने जब सनम को इस तरह रोता देखा तो उसने अपनी प्लेट सनम की तरफ खिसकाते हुए कहा, हम शेयर करके खाएंगे। सनम ने शौर्य को देखा, जो कि उसे ही देख रहा था। शौर्य को देखकर पता नहीं क्यों पर सनम को अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हो रहा था और उसने भी धीमी आवाज में कहा, हमें भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उसे घूरा और कहा, चुपचाप खाना खाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी मंगवाता हूँ। ये कहकर शौर्य ने वेटर को कुछ ऑर्डर दिए। वही शकुंतला देवी और कुछ कहने ही वाली थी कि शौर्य ने उन्हें घूरकर देखा और कहा, सभी लोग चुपचाप अपना खाना खाओ, मैं अब यहाँ पर किसी भी तरह की बातें नहीं सुनना चाहता। उद्धरण चिन्ह। शौर्य की आवाज इतनी रोबदार और खतरनाक थी कि सब ने अपना सर झुकाकर चुपचाप अपना खाना खाना शुरू कर दिया। वही सनम कंफ्यूज होकर अपनी प्लेट को देख रही थी। उसकी प्लेट में स्पेगेटी पास्ता विथ फ्राइड वेजिटेबल्स रखे थे। वो खाना देखने में बहुत ज़्यादा प्लेन और सादा था। वाइट कलर के उस पास्ता और कलरफुल सब्जियों को देखकर सनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे खाए। सनम ने शौर्य की तरफ देखा, धीरे से कहा, हमें ये नहीं खाना। शौर्य ने सनम को देखा और कहा, तो फिर तुम्हें क्या खाना है? सनम ने धीरे से कहा, आप कुछ भी मंगवा दीजिए। ये तो कितना अजीब लग रहा है, सफ़ेद सेवइयां और ये कच्ची सब्जियां इसके साथ क्यों रखी है, आप ये सब क्यों खा रहे हैं? सनम की किस तरह की बातें सुनकर शौर्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, ठीक है, तुम ये मत खाओ, तुम्हारा खाना थोड़ी देर में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद एक पूरी इंडियन मील की थाली सनम के सामने रखी थी। उसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बैगन का भरता, राइट, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, रबड़ी, गुलाब जामुन और भी कई सारे डिशेज थी। बाकी सभी लोगों ने भी कॉन्टिनेंटल और अदर टाइप की डिशेज ऑर्डर की थी, पर जब उन्होंने सनम के खाने की थाली देखी तो उन सबके मुंह में पानी आ गया। समय, जो कि अपना लजानिया एंजॉय कर रहा था, उसने घूरकर सनम की प्लेट की तरफ देखा और मुंह बनाकर शौर्य की तरफ देखकर कहा, भाई मेरे लिए भी ऐसी प्लेट ऑर्डर कर दो ना। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, ये मेरे स्पेशल ऑर्डर पर बनी थी और अब ये दोबारा नहीं बन सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो सभी हैरान हो गए। सभी जानते थे कि वो रेस्टोरेंट कितना ज़्यादा महंगा है और वहाँ किसी के लिए भी अपने लिए स्पेशल डिश बनवाना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन ये तो ठहरे हमारे शौर्य प्रधान, जो कि सनम के लिए कुछ भी कर सकते थे।
सनम जो कि अपने खाने में बिजी थी, उसने ना ही किसी के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया और न ही किसी की बातों पर। अपने हाथों के बने खाने के अलावा वो पहली बार किसी और के हाथों का खाना खा रही थी। शकुंतला देवी ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत सर पर चढ़ा रहे हो, देखना एक दिन यही तुम्हें जमीन पर गिरा देगी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने बहुत एटीट्यूड के साथ कहा, आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई बना ही नहीं है जो शौर्य प्रधान को नीचे गिरा सके, और जिसने भी ये कोशिश की है वो जमीन के लगभग 10 फीट नीचे अपनी कब्र में सो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो वहां का माहौल और डरावना हो गया था। सारिका ने माहौल को नॉर्मल करते हुए कहा, चलो जल्दी जल्दी सब डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम सब गेमिंग जोन में चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना डिनर करने लगे। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो गया और फिर सारिका के कहे मुताबिक सभी लोग गेमिंग जोन में चले गए। वहां पर अलग अलग तरह की गेमिंग मशीन लगी थी, कुछ स्लाइड्स भी थे और झूले भी लगे हुए थे। साथ ही वहां पर छोटे छोटे बच्चे गेम्स खेल भी रहे थे। वहां पर एडल्ट के लिए भी कई सारे गेम मौजूद थे, वो अपना पैसा लगा सकते थे। वैसे ही एक गेम को खेलने के लिए सारिका समर्थ को खींचकर अपने साथ ले गई और सुहासिनी जी सोहन जी के साथ चली गई और उनके पीछे ही शेषा और सूरज भी चले गए। शकुंतला देवी अभी भी घूरकर सनम को देख रही थी। सनम ने जब उनकी नज़रों को खुद पर महसूस किया तो वो जल्दी शौर्य के पीछे छुप गई। शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें कोई गेम खिलाता हूँ। सनम ने अपनी चमकती हुई आंखों से शौर्य को देखा और कहा, सच्ची? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और फिर उसके साथ चला गया और उसकी मुस्कान को देखकर वहां मौजूद लोग डर गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि शौर्य प्रधान का चेहरा हमेशा स्टीफ रहता था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान देखना अभी किसी प्रेशियस पॉइंट से काम नहीं था। सनम ने उस अजीब सी मशीन की तरफ देखा जिसमें कई सारे नंबर्स शो हो रहे थे और उसी के साइड में कई सारे टेडी बेयर रखे थे। शौर्य ने कहा, तुम्हें कौन सा चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सनम जो अपनी तारों की तरह चमकती हुई आंखों से उन सभी टेडी बियर्स को देख रही थी, उसने ब्लू कलर के एक पांडा की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें वो चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने मशीन में कुछ कॉइन्स डाले और गेम खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वो पांडा सनम के हाथों में था और वो उसे जोर से गले लगाकर खुश हो रही थी। उसने कभी कोई खिलौना नहीं देखा था, क्योंकि उसकी जिंदगी तो खुद एक खिलौना थी, पर आज जब वो सच में एक छोटे से सॉफ्ट से टेडी बेयर को अपने हाथ में लेकर खड़ी थी तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। थोड़ी ही देर बाद सनम के दोनों हाथ टेडी बियर्स और टॉयज से भर चुके थे और वहां मौजूद बच्चे उसे जलन भरी नजरों से देख रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपने पापा की शर्ट खींचते हुए कहा, देखिए ना, वो अंकल कितने सारे टॉयज निकाल रहे हैं, आप भी मुझे निकाल कर दीजिए ना, उन आंटी के पास कितने सारे टॉयज हैं, मुझे भी चाहिए। ये सुनकर उसके पिता ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। वो गेम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और हर कोई उसे खेल नहीं सकता था, और जितना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन शौर्य उसे इस तरह खेल और जीत रहा था जैसे उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो। सनम ने उस बच्ची की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की सनम के पास आए और उसने कहा, आंटी आप बहुत ब्यूटीफुल हो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, क्या तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उस बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया और एक छोटे से डायनासोर की तरफ इशारा किया। सनम ने उसे वो डायनासोर दे दिया। ये देखकर बाकी सभी बच्चे भी सनम के पास आ गए और उससे टॉयज मांगने लगे। सनम वही घुटनों के पास बैठकर सभी बच्चों को टॉयज बांट रही थी। उसके होठों पर एक नेचुरल मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि वो सच में बहुत खुश है। सारे टॉयज बांट देने के बाद सनम के हाथों में अभी भी वो नीले रंग का पांडा बचा था जिसे सनम किसी को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उसे देने से मना कर दिया, पर अभी भी वहाँ कुछ बच्चे मौजूद थे। सनम ने शौर्य की तरफ देखा जो कि हाथ बांधे उसे ही देखे जा रहा था। सनम ने प्लीडिंग टोन में कहा, क्या आप थोड़े और प्राइस निकाल सकते हैं? देखिए ना, यहाँ अभी भी 3 बच्चे मौजूद हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने एक गहरी सांस ली। जो इंसान बड़ी बड़ी बिजनेस डील करता था और उसके एक सिग्नेचर के लिए लोग करोड़ों देने को तैयार थे, वो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए टॉयज निकल रहा था। ये कितनी शर्मिंदगी की बात थी, पर वो सनम के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने जल्दी ही कुछ टॉयज और निकाले। उसके बाद बच्चे वहां से चले गए। गेम्स खेलने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। सभी लोगों की गाड़ियां निकल चुकी थी, लेकिन सनम और शौर्य अभी भी वहां से निकल ही रहे थे। वो दोनों कॉरिडोर से गुजर रहे थे कि तभी एक लड़की शौर्य से टकरा गई। उस लड़की ने सिर उठाकर शौर्य को सॉरी बोला, पर जैसे ही उसकी नज़र शौर्य के चेहरे पर पड़ी वो हैरान हो गई। उसने कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी। तुम तो आउट ऑफ कंट्री थे ना, तुम यहाँ कब आए? उद्धरण चिन्ह।
शौर्य ने उस लड़की की तरफ देखा जिसने डार्क रेड कलर का सीक्वेंस गाउन पहना था, जिससे उसका एक पैर साफ नजर आ रहा था। उसके होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी और उसके कानों में डायमंड के ईयरिंग थे। वो इस समय काफी ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी और उसे इस तरह देखकर सनम को बहुत अजीब लग रहा था। सनम ने खुद से कहा, ये किस तरह के कपड़े पहने हैं इस लड़की ने, क्या इस कपड़े फट गए हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए सनम ने शौर्य के आस्तीन खींची और धीरे से कहा, हमें लगता है उनके कपड़े फट गए हैं, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सनम की बात सुनकर शौर्य के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। शौर्य का गुस्सा। उस लड़की ने जब शौर्य को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया और वो घूरकर सनम को देखने लगी। उस लड़की जिसका नाम गौतमी श्रीवास्तव था, उसने सनम को घूरते हुए शौर्य से कहा, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपना चेहरा वापस गौतमी की तरफ किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मेरे साथ कौन है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गौतमी चुप हो गई। वही सनम मुंह खोल शौर्य को देखने लगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य एक नाजुक सी लड़की से इस तरह की बात कहेगा। सनम ने शौर्य का हाथ दबाते हुए धीरे से कहा, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको इस तरह किसी लड़की की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। शौर्य ने घूरकर सनम को देखा और खुद से कहा, क्या इस लड़की को समझ नहीं आ रहा कि इसके सामने मौजूद लड़की मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ। सुनकर सनम ने और जोर से शौर्य का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें भी सुनना है, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य ने आंखें छोटी कर सनम को देखा और कहा, तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सनम सकपका गई। हालांकि उसके सामने मौजूद लड़की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, पर जैसी तरह का मेकअप और कपड़े उसने करी किए थे उसमें वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और इतने छोटे कपड़ों में देखकर सनम उसे अपने पति के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, पर वो ये बात शौर्य को नहीं बता सकती थी, इसलिए वहीं खड़ी रही। उसके बाद शौर्य और गौतमी आपस में इंग्लिश में कुछ बातें करने लगे। उन दोनों की बातें सनम को ढंग से समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। गौतमी बार बार सनम को ही देखे जा रही थी और उसे सनम की खूबसूरती देखकर उसे जलन हो रही थी, खासकर ये देखकर कि वो लड़की शौर्य के साथ है। पूरा जयपुर जानता था कि शौर्य प्रधान लड़कियों से कितनी दूरी रखना है और पूरे जयपुर की लड़कियां शौर्य प्रधान पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है। शौर्य ने जब गौतमी की नजरें सनम पर महसूस की तो उसने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, अपनी नजरें नीचे करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही गौतमी सहम गई और उसने सिर झुकाकर कहा, सॉरी शौर्य। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने एक और बार अपनी आवाज को धीमा मगर खतरनाक करते हुए कहा, मिस्टर प्रधान, मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई मेरे नाम से नहीं पुकारता है। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हो और कई बार मुझे पार्टी में मिल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा कैजुअल हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लिमिट भूल जाओ। ये सुनकर गौतमी को काफी शर्म महसूस हुई। वो अपने सोशल सर्कस में सबको यही बताती थी कि शौर्य प्रधान उसका बहुत अच्छा दोस्त है, शायद दोस्तों से बढ़कर काफी कुछ। लेकर आज जब शौर्य उसकी इस तरह बेइज्जती कर रहा था तो वो खुद को लकी समझ रही थी कि उसने अपने सारे दोस्तों को पहले ही यहाँ से भेज दिया था जो उसके साथ पार्टी करने आए थे। सनम अभी भी शौर्य को गुस्से से घूर रही थी। आखिर वो एक लड़की के साथ इस तरह से बातें कैसे कर सकता था, लेकिन उसने इस बार कुछ कहा नहीं। सॉरी ने सनम का हाथ खींचते हुए अपने साथ उसे ले जाते हुए था। चलो चलते हैं, ये कहकर वो सनम को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी गौतमी, जो अब तक काफी गुस्सा हो चुकी थी, उसने आगे जाकर शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपनी तिरछी नजरों से सनम को देखा जो मुंह खोलकर गौतमी को देख रही थी। सनम ने सोचा, क्या ये लड़की हमारे सामने हमारे ही पति को प्रपोज कर रही है? कितनी बेशरम है। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए सनम का मुंह बन गया। वही शौर्य ने जब सनम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी मुस्कान का गलत मतलब समझते हुए गौतमी ने अपने दोनों हाथ शौर्य के गले से लपेटे हुए उसके नजदीक जाकर कहा, देखो, मैं तुम्हें इससे बहुत ज्यादा अच्छे सेटिस्फाई कर सकती हूँ। इसे तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक गंवार लड़की है जिसे ये तक नहीं पता कि मेनू में डिशेज क्या लिखी है। ये तुम्हें कैसे खुश कर सकती है? और आखिर तुम शौर्य प्रधान हो जिसे जयपुर का हर एक इंसान जानता है। तुम कैसे ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो जिसकी 12th तक भी पढ़ाई नहीं हुई है? शौर्य, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करती है, मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ। छोड़ दो इसे, इसके पास कुछ नहीं है सिवाय इस बॉडी के। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही गौतम ने अपनी आखिरी बात कही उसे महसूस हुआ कि उसके गले से कोई आवाज नहीं आ रही है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
सनम ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य, जिसने गौतमी को उसके गले से पकड़कर हवा में हल्का सा ऊपर उठा रखा था, उसने अपनी आगे उगलती आंखों से गौतमी को घूरते हुए कहा, खबरदार जो मेरी पार्टनर के बारे में ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम कोई नहीं होती हो, उसे जज करने वाली मेरी पार्टनर है। उसे जो करना होगा वो करेगी, उसे जैसे रहना होगा वो रहेगी। इसीलिए अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से उसका नाम दोबारा लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने अपना हाथ पीछे लिया और गौतमी सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो अभी भी हैरान थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो नाजुक सी लड़की शौर्य प्रधान की पार्टनर है, खास करके ये जानने की बात कि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी शौर्य उसे इतना पसंद करता है। अब गौतमी को सनम पर गुस्सा आ रहा था। उसे ये सारी बातें कुछ वेटर्स से पता चली थी जो वही साइड में खड़े सनम का मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने शौर्य का नाम लिया था, इसलिए गौतमी यहाँ शौर्य और उस लड़की से मिलने आई थी। उसे इस बात को सोचकर भी बुरा लग रहा था कि शौर्य इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर दी। इससे पहले कि गौतमी वहां से जा पाती, शौर्य ने अपने गार्ड्स को आवाज दी, गार्ड जल्दी से आए। शौर्य ने गौतमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे यहाँ से उठाकर ले जाओ और अब मुझे इसकी शक्ल दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स ने गौतमी को उठाया और वहां से चले गए। वहीं गौतमी की बात सुनने के बाद सनम और ज्यादा दुखी हो गई थी। उसे कई बार लोग कह चुके थे कि वो अनपढ़ है, गंवार है, उसे कुछ नहीं पता, पर उसे लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता था। पर आज जब एक अनजान लड़की ने शौर्य के सामने उसे ये कहकर बेइज्जत किया कि वो शौर्य के लायक नहीं है, उसका दिल ही टूट गया। सनम दौड़कर बाहर की तरफ चली गई। वही शौर्य ने जब सनम को इस तरह रोते हुए वहां से जाते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी और वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। सभी लोग हैरान होकर शौर्य प्रधान को देख रहे थे, जिसकी चाल लोगों को डर पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती थी और उसे इस तरह परेशान होकर इधर से उधर भाग देख सब हैरान थे। सनम अब तक होटल के गार्डन में पहुंच चुकी थी। ये गार्डन का एरिया थोड़ा सुनसान था और वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। सनम कोने में खड़े होकर रोने लगी। सनम ने खुद से कहा, क्यों आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? काश हम थोड़े पढ़े लिखे होते तो शौर्य जी को कभी इस तरह की बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। सब सच ही कहते हैं, हम शौर्य जी के लायक नहीं हैं, हम बिल्कुल उनके लायक नहीं हैं। ये कहते हुए सनम एक कोने में बैठकर रोने लगी। तभी वहां से गुजर रहे दो लड़कों ने सनम को देख लिया। चांदनी रात में सनम की खूबसूरती अलग ही निखार के साथ चमक रही थी। आंसू की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह बिखरी थी। उसके लंबे बाल कंधे की एक तरफ झूल रहे थे और वो इस समय बला की खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी और सनम को देखकर उनका ईमान डोल गया था। एक लड़के ने आगे बढ़कर सनम के आंसू पोंछते हुए कहा, हे ब्यूटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कभी नहीं रोने देंगे। उद्धरण चिन्ह। अपने सामने दो अनजान लड़कों को देखकर सनम ने डरते हुए कहा, हम आपको नहीं जानते, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। एक लड़का जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी थी, उसने आगे आकर सनम को उसकी बाजू से पकड़ा और कहा, जाएंगे तो हम यहाँ से, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें अपने उस बेकार से बॉयफ्रेंड की चिंता नहीं करनी चाहिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया। हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो लड़के सनम को अपने साथ खींचकर वहां से ले जाने लगे। सनम इतना ज्यादा डर गई थी कि उससे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। इससे पहले कि वो लड़के सनम को अपने साथ ले जा पाए, एक बार आवाज ने उन्हें रोक लिया। उन दोनों लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली आंखों वाला राक्षस उन्हें ही देखे जा रहा था। शौर्य एकटक उनके हाथों को घूर रहा था, जिससे उन दोनों ने सनम की बाजू को पकड़ा हुआ था। सनम ने चिल्लाते हुए कहा, शौर्य जी हमें बचाइए। उद्धरण चिन्ह। सनम के मुंह से अपना नाम सुनकर शौर्य की धड़कन जैसे थम सी गई, लेकिन इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने आगे बढ़कर उन दोनों लड़कों को एक एक लात मारी, जिससे वो थोड़ी दूर जाकर गिरे और फिर सनम को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। सनम जो काफी डरी हुई थी, उसने जोर से शौर्य को पकड़ा और कहा, हमें घर जाना है, चलिए यहाँ से। शौर्य ने सनम के बालों को सहलाया और कहा, ठीक है चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। येलो शर्ट वाला लड़का जमीन से उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ ये छोड़ उसे, वो हमारी है, आज हमने उसे अपने लिए बुक करा है और वो हमारे साथ चलने के लिए मान भी गई, तो उसे हमसे नहीं ले जा सकता। हमने उसे पैसे भी ऑफर किए हैं, हम उसे अपने साथ लेकर जाकर रहेंगे। ये सोचकर कि वो लड़के उसकी सनम को कॉल गर्ल से कंपेयर कर रहे हैं तो शौर्य का गुस्सा आसमान छू गया। शौर्य ने सनम की तरफ देखा जो अभी भी काफी डरी हुई थी और फिर कहा, चलो मेरे साथ घर चलो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर शौर्य ने सनम को अपनी गोद में उठाया और वहां से चला गया।
जाते समय उसने गार्ड्स को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया और सनम और शौर्य के वहां से जाने के बाद उन दोनों लड़कों की चीखें उस जगह पर गूंजने लगी। गाइस ने उन लड़कों को बुरी तरह मारा था, खास करके उनके चेहरे पर, जिससे उनके दांत जगह जगह से ढीले हो गए थे और कुछ दांत टूट के गिर भी गए थे और अब शायद ही वो लड़के अब अपने मुंह से सही से कुछ बोल पाएंगे। इधर शौर्य सनम को लेकर घर ना जाकर एक छोटे से कॉटेज की तरफ चला गया। ये उसकी फेवरेट जगह थी, जब भी वो उदास होता था वो यही आ जाता था। वो लकड़ी का बना हुआ घर काफी ज्यादा खूबसूरत था, जगह जगह लैंप्स लगे थे और छोटी छोटी लाइटिंग से उसे सजाया गया था। बाहर कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे और अंदर भी प्लाटिंग की गई थी। उस घर के अंदर से एक पेड़ का तला बाहर निकल रहा था और उसे इस तरह डेकोरेट किया गया था कि वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पेड़ की कई सारी डालियां घर की खिड़की से बाहर जा रही थी और उस पर लगे फूलों की खुशबू घर में फैली हुई थी। सनम आसपास देख रही थी कि तभी शौर्य ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये क्या हरकत थी, तुम इस वहां से भागकर क्यों गई? सनम जो अभी भी उस घर में खोई हुई थी, उसने नजरें झुकाकर जमीन की तरफ देखा और कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं आपको हमारी वजह से बेइज्जती सहनी पड़ी। हमें पता है हम बहुत बुरे हैं और कोई भी कभी हमारे साथ खुश नहीं रह सकता, इसीलिए अगर आप भी हमें छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। वैसे भी आप हमारी जिंदगी में आए वो पहले इंसान हैं जिसने हमें खुशियां दी है और हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। ये कहते हुए सनम के होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी, जिसे देखकर शौर्य को अपने दिल में चुभन से महसूस हो रही थी। शौर्य ने बिना कुछ कहे सनम का चेहरा ऊपर उठाया और अपने होंठ सनम के होठों से जोड़ दिए और सनम ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद करके खुद का शरीर शौर्य की बाहों में ढीला छोड़ दिया। शौर्य सॉफ्टली सनम को किस कर रहा था। वो इस किस के जरिए बताना चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसकी हिफाजत करेगा, उसके ख्वाब पूरा करेगा और उसे खुश रखेगा। इन्हीं सब ख्यालों से गुजरते हुए शौर्य सनम को किस करते हुए उसे उनके कमरे की तरफ ले गया। राउंड शेप का बेड जिस पर ग्रीन और येलो कलर की चादर बिछी थी, उसे पर सनम को लिटाते हुए शौर्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर उसके होठों से अलग होकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, रिमेंबर दिस, तुम मिसेस शौर्य प्रधान हो और तुम्हें हमेशा वही रहना है। तुम्हारी जगह ना कभी कोई ले पाएगा और ना मैं किसी को लेने दूंगा, और अगर तुमने कभी मुझसे खुद दूर जाने की कोशिश भी की तब भी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि अब तुम मेरा जुनून बन गई हो और एक बार जो शौर्य प्रधान का हो जाता है वो हमेशा उसका ही रहता है। ये कहते हुए शौर्य ने एक और बार सनम को किस कर लिया। थोड़ी ही देर बाद शौर्य को महसूस हुआ कि सनम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है, इसलिए वो जल्दी ही सनम से अलग हुआ और उसने देखा कि किस करते करते ही सनम गहरी नींद में सो चुकी थी। ये देखकर शौर्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, रोमांस के बीच में भी कोई सोता है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने सनम को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसकी ज्वेलरी उतारकर अलग रख दी और फिर खुद फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। लव और पैनिक अटैक। इधर प्रधान भवन में शकुंतला देवी अपनी आंखों से पूरी हवेली को स्कैन कर रही थी और सारिका उनके साथ ही मौजूद थी। वो अपनी सास से कुछ बातें करने की कोशिश कर रही थी। शकुंतला देवी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, तुम्हारी वो नई भाभी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, क्यों, आपको उनके बारे में क्यों जानना है? भूलिए मत, अब आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आपने मेरी भाभी को बहुत परेशान करके रखा है, पर भूलिए मत कि अब वो कौन है, वो शौर्य प्रधान की वाइफ है। और आपको क्या लगता है मेरा भाई अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? अगर ऐसा है तो आप ट्राई कर सकती है, फिर आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होगी और न ही मैं आपको बचाने के लिए आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए सारिका को देखा और कहा, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, लगता है अपनी औकात भूल गई हो। उद्धरण चिन्ह। सारिका ने कहा, भूल नहीं गई हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैं कौन हूँ और मुझे मेरी औकात पर आने पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि अगर मैं अपनी औकात में आ गई तो आप सड़क पर कटोरा लेकर बैठे लायक भी नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। शकुंतला देवी ने गुस्से में अपना हाथ ऊपर उठाया, पर तभी सारिका ने उनका हाथ पकड़कर उनकी कमर पर मोड़ते हुए कहा, मुझे सनम भाभी समझने की गलती मत करना, सारिका का नाम है मेरा, सारिका। अगर मेरे बारे में कुछ जानना हो तो अपने उस प्यारे बेटे से पूछ लीजिएगा कि मैं लोगों की जान लेने में भी समय नहीं लगती और कितने ही लोग मेरे हाथों मर भी चुके हैं। अगर आप अपना नाम उस लिस्ट में नहीं डलवाना चाहते तो मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। आपके बेटे से प्यार करती हूँ, इसीलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ, वरना आप जैसे लोगों को मैं अपने जूते की नोक पर रखती हूँ। जो औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, मुझे उन लोगों को सख्त नफरत है जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। ये कहते हुए सारिका की आंखों में अंगारे देख रहे थे। वही सारिका का ये रूप देखकर शकुंतला देवी डर गई थी और वो जल्दी से उसके हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई।
सारिका ने खुद को शांत किया। वही शकुंतला देवी अपने कमरे में आई। शकुंतला देवी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, मुझे तो लगा था ये सिद्धि होगी, पर ये तो बहुत ज्यादा बुरी निकली। अब मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे का पीछे इससे छुड़ाना होगा, पर इससे पहले इसे थोड़ा लूट तो लूं। इतने बड़े महल की राजकुमारी है, इसके घर वाले ऐसा तो है नहीं कि इसे कुछ देंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए शकुंतला देवी मुस्कुराए, पर फिर उन्हें याद आया कि सनम अभी भी घर नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने किसी को फोन किया और कहा, कहाँ है वो लड़की। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम वो मिस्टर शौर्य उन्हें लेकर अपने प्राइवेट घर पर आए हैं और वो वहीं मौजूद है। हम इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर काफी सिक्योरिटी है। शकुंतला देवी ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, बहुत उड़ रही है ये चिड़िया, इसके पंख तो मैं काट कर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शकुंतला देवी ने फोन कट किया और फ्रेश होकर आराम करने चली गई। वही सारिका जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सारिका ने बिना पीछे मुड़े कहा, समर्थ क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने सारिका की गर्दन पर किस करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। सारिका समर्थ की छुआन से सहर सी गई थी। उसने अपने दोनों हाथ समर्थ के हाथों पर रखे और अपने आप को समर्थ की बाहों में ढीला छोड़ते हुए कहा, पर इस तरह अचानक से। समर्थ ने सारिका को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर जगह जगह किस करते हुए कहा, क्या करूं, मेरी बीवी इतनी ज्यादा अनरोमांटिक है कि हर स्टेप मुझे ही लेना पड़ता है। ये कहते हुए समर्थ ने सारिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और वो धीरे धीरे बुड़बुड़ाते हुए ये सारी बातें उससे कह रहा था, जिससे सारिका समर्थ के नाजुक और डेलिकेट होठों को अपने होठों पर फिल करके बलिश कर रही थी। सारिका ने समर्थ के गले में अपनी बाह डाली और कहा, और तो तुम्हें लगता है मैं अनरोमांटिक हूँ, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के एक नए साइड से मिलवाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सारिका ने समर्थ को धक्का दिया, जिससे वो बैग पर गिर गया और फिर सारिका खुद उसके ऊपर आकर बैठ गई। सारिका ने अपने लंबे बालों को एक तरफ किया और समर्थ की तरफ झुकते हुए कहा, टाइम टू रिवेंज मिस्टर ब्रिजवासी। ये कहते हुए सारिका ने समर्थ के ईयर लोब पर बाइट कर लिया, जिससे समर्थ की पकड़ सारिका की कमर पर कर गई और उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। सारिका ने धीरे धीरे समर्थ की जो लाइन पर किस करते हुए उसके शर्ट के बटन ओपन करना शुरू किया और थोड़ी ही देर बाद समर्थ की मस्कुलर बॉडी सारिका की आंखों के सामने थी, जिन्हें सारिका अपनी आंखों में चमक लिए देखे जा रही थी। सारिका ने समर्थ की बॉडी पर हर जगह बाइट करते हुए उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे समर्थ आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। समर्थ ने अपनी धीमी मगर भारी आवाज में कहा, सारिका रुक जाओ वरना इसके लिए तुम बहुत पछताओगी। उद्धरण चिन्ह। सारिका ने वापस समर्थ की चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैं पछताने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सारिका ने अपने होंठ समर्थ के होठों से जोड़ दिए और ऐसा होते ही समर्थ अपना सारा पेशेंट खो दिया और वो वाइल्डली उसे किस करने लगा। समर्थ ने एक झटके में सारिका को पलटकर अपने नीचे लिया और उसे किस करना जारी रखा। एक ब्रेकलेस किस के बाद समर्थ ने सारिका के होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया। सारिका ने जो वन पीस ड्रेस पहनी थी उसका नेक काफी ज्यादा डीप था, जिससे उसके क्लीवेज साफ नजर आ रहे थे। समर्थ ने उसे वहां किस किया, जिससे सारिका की हल्की सी चीख निकल गई और उसकी पकड़ समर्थ के बालों पर कस गई। धीरे धीरे समर्थ ने सारिका की वन पीस को उसे शरीर से अलग करना शुरू किया, लेकिन तभी सारिका को दोबारा पैनिक अटैक आने लगे और उसके हाथ शिवर करने लगे। सारिका ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और उसे फिर से वही गंदी सी हंसी अपने कानों में सुनाई दे रही थी। एक रोती हुई लड़की का सारे लड़के हंसता हुआ चेहरा और जख्मों से भरा शरीर, इन सारी चीज को याद करते हुए सारिका दोबारा पैनिक करने लगी थी और उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे थे। समर्थ जो सारिका के प्यार में खोता चला जा रहा था, उसे सारिका की बड़बड़ सुनाई दी। सारिका रोते हुए बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं किया, तुम सब लोग बहुत बुरे हो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे जाने दो यहाँ से। यही सब बड़बड़ाते हुए अब सारिका का पूरा शरीर कांपने लगा था और उसके माथे से ठंडा पसीना बहाने लगा था। समर्थ ने जब सारिका की ये हालत देखी तो वो घबरा गया। उसने याद किया कि पिछली बार सारिका इसी तरह बेहोश हो गई थी। समर्थ ने सारिका का चेहरा थपथपाते हुए कहा, सारिका उठो, मैं यही हूँ, कुछ नहीं हुआ है। सारिका ने समर्थ को खुद से दूर धकेल दिया और नींद में ही इधर उधर झटपटाते हुए कहा, नहीं कोई मुझे बचाओ, मुझे निकलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए सारिका लगातार रोए जा रही थी। समर्थ ने हार मानकर साइड ड्राइवर से एक इंजेक्शन निकाला और उसे जबरदस्ती सारिका की बाह पर लगा दिया।
इसके थोड़ी देर बाद सारिका शांत हो गई। सारिका के कल बेहोश हो जाने के बाद समर्थ ने चुपचाप से एक डॉक्टर को घर में बुलाया था और उस डॉक्टर ने सारिका को चेक करके बताया था कि उसे कई सालों से पहले से अटैक रहे हैं, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। और डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शन भी दिए थे ताकि जब उसे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आए और वो किसी के कंट्रोल में ना आए तब इस इंजेक्शन लगा दिया जाए। समर्थ ने सारिका को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और खुद के कपड़े ठीक करते हुए कहा, अब और नहीं, अब मैं ये जानकर ही रहूंगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए समर्थ ने सारिका के माथे को शिद्दत से चूम लिया और कहा, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे ये बात क्यों छुपा रही हो या फिर तुम्हारा अतीत क्या है, लेकिन ये तुमसे समर्थ ब्रिजवासी का वादा है, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही तुम्हारा अतीत कितना ही काला क्यों ना हो। मैं वो हर दुख, हर तकलीफ अपनाऊंगा जो तुमने सही है और जिससे तुम गुजर रही हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया है और मैंने तुम्हारी हर एक अदा, हर एक दुख, हर एक आंसू से भी प्यार किया है। ये कहते हुए समर्थ की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। वो अपनी सारिका को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जब भी सारिका उसके साथ ऐसी बातें करती थी उसका दिल तिल तिल करके मार रहा था। समर्थ ने लाइट्स ऑफ की और अपना फोन लेकर कमरे के बाहर निकल गया। इधर उस वुडन कॉटेज में शौर्य सनम को अपनी बाहों में लिए सुकून से सो रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। शौर्य की नींद काफी कच्ची थी और वो हल्की सी आहट से भी उठ जाता था। शौर्य ने अपने फोन की तरफ देखा और फोन पर फ्लैश और है नाम को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। शौर्य ने एक और बार सनम की तरफ देखा जो कि किसी मासूम बच्चे की तरह उसे लिपट कर सो रही थी। शौर्य ने सनम को खुद से अलग किया और उसके हाथ में तकिया दे दिया था कि उसकी नींद न खुले। सनम ने भी उस तकिया को अपनी बाहों में भरा और वैसे ही सोई रही। शौर्य ने सनम को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और कॉटेज के बाहर आ गया। कॉटेज के बाहर एक आदमी जिसने नेवी ब्लू कलर का लंबा सा कोट पहना था अपने हाथ में सिगरेट लिए आसमान की तरफ देख रहा था। सिगरेट की राख और धुएं में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी पर्सनैलिटी देखकर कोई भी उसे पहचान सकता था कि वो समर्थ था। कल पता चलेगा आपको सारिका का पास, तो मेरे साथ बने रहिए। सारिका का अतीत। शौर्य समर्थ की साइड में खड़ा हो गया। समर्थ ने शौर्य को भी एक सिगरेट दी। शौर्य ने सिगरेट जलाया और उसके कश लेते हुए कहा, तो क्या बात है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। समर्थ में बिना शौर्य की तरफ देखे कहा, मुझे सच जानना है। .1। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें ये सारिका से ही पूछना होगा, उसके सच और झूठ पर उसका हक है, मेरा नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर समर्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ, तुम नहीं जानते हो कि। इससे आगे समर्थ कुछ कहता कि शौर्य ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता है, पर मुझे लगा कि उसने तुमसे शादी की है तो उसने तुम्हें सब कुछ बताया होगा, पर अब लगता है कि उसने अपने दिल के सारे राज दिल में ही दफन करके रखे हैं और उसे पैनिक अटैक आना अभी भी बंद नहीं हुए हैं। समर्थ ने हैरान होकर कहा, इसका मतलब आप इस बारे में सब जानते हो। मुझे बताओ, आखिर सारिका के साथ हुआ क्या है, वो क्यों इस तरह का बिहेव करती है। भाई प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं जान पाया तुम पागल हो जाऊंगा और कभी मेरी सारिका को ठीक नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस बारे में सारिका को नहीं बताओगे। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और दोबारा आसमान की तरफ देखकर कहा, कुछ साल पहले की बात है, तब सारिका 19 साल की थी और अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई थी, पर ट्रिप से वो दोबारा लौटकर नहीं आए। वहां से सिर्फ उसके दोस्त वापस आए और तब मुझे पता चला कि हमारे कुछ राइवल्स ने उसे किडनैप कर लिया है। उन लोगों ने सारिका को पूरे 7 दिनों तक टॉर्चर किया। वो सभी लड़के थे और उनमें से कुछ ने उसके साथ जबरदस्ती भी की। वो लोग उसे काफी मारा करते थे, खाना नहीं देते थे और हमेशा उसके सामने बैठे रहा करते थे, यहाँ तक कि उसे टॉयलेट भी नहीं जाने देते थे। जब भी वो खाना खाती थी तो उसे अजीब अजीब सी बातें बोला करते थे, यहाँ तक कि उसे खाना भी इस तरह का देते थे जैसे वो कई दिन पुराना हो। सारिका उस समय ऐसे हाल में रही थी कि उसके शरीर पर ढंग से कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। उसका शरीर सिर्फ जख्मों से भरा था और उन लड़कों ने 2 से 3 दिन तक उसे हेवनों की तरह ट्रीट किया था। जब तक मुझे इस बारे में पता चला बहुत देर हो चुकी थी और मैंने अपनी हंसती खेलती बहन को खो दिया था। भले ही वो ऊपर से दिखाती है कि वो खुश है, पर सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसके अंदर किस तरह का तूफान चल रहा है। जब मैं उसे बचाने गया था तब वो सिर्फ एक जिंदा लाश रह गई थी। उसे ठीक करने के लिए मैंने उसे 1 साल तक एब्रॉड में रखा था। वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। कई सारे ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुई। उसके शरीर पर लगभग 40 स्ट्रेचेज आए थे और जख्मों के घाव जाने में लगभग 1 साल लग गया था, पर उसके मन पर जो घाव है वो आज भी वैसे ही है और ये तुम्हारी बातों से साबित होता है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सच्चाई इस तरह की होगी।
शौर्य ने आगे कहा, घर में कोई भी इस बारे में नहीं जानता है। मैंने सबसे सच सारिका के कहने पर ही छुपाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके लिए सिंपैथी फील करे या दुखी हो। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर गुस्से से कहा, मैं उन लोगों की जान ले लूंगा। आखिर किसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारिका को छूने की, मुझे बताओ भाई, वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, वो लोग तो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद सारिका ने खुद उन लोगों को सजा दी थी। उसने कई दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया था, तेजाब से जलाना, उनके नाखून उखड़ देना, उन्हें बुरी तरह चाबुक से पीटना, नमक मिर्च उनके शरीर पर फेंकना। उसने उन लोगों को इतनी बुरी मौत दी थी कि मौत भी कांप जाए, पर फिर भी उनकी मौत से उसकी जिंदगी नहीं बच पाए, उसकी खुशियां नहीं बच पाए। मैं आज भी अपनी बहन की आंखों में खुशी देखने के लिए तरसता हूं जो उस भयानक साल में खो गई थी। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने कहा, पर वो लोग कौन थे जिसने सारिका के साथ ऐसा किया और आखिर उन्होंने आपकी बहन पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? उद्धरण चिन्ह। समर्थ अच्छे से जानता था कि शौर्य की पावर क्या है और कोई भी उसके परिवार पर आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचता था, लेकिन उसी की बहन के साथ इतना सब कुछ हो गया, ये समर्थ को समझ नहीं आ रहा था। शौर्य ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन उन लड़कों ने अपना मुंह नहीं खोला, ना ही ये बताया कि उन्हें किसने इस काम की टिप दी थी, और ना ही आज तक ये पता चल पाया है कि वो इंसान कौन था जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की और सारिका को इतनी सारी प्रोटेक्शन के बीच में से गायब किया। समर्थ को अपने दिल में एक ऐसे दर्द का एहसास हो रहा था जिसमें वो 1000 मौत एक साथ मार रहा हो। सारिका के दर्द को वो बांट नहीं सकता था और ना ही उसे समझ सकता था क्योंकि वो एक लड़का था, और सबसे बड़ी बात, सारिका इतने सालों से उस दर्द के साथ जी रही थी। अब समर्थ को समझ आ रहा था कि क्यों उसके करीब जाने से सारिका इस तरह का रिएक्शन देती थी। समर्थ ने वहां से जाते हुए कहा, मैं सारिका के पास जा रहा हूँ। शौर्य ने बिना पीछे मुड़े कहा, उसका ध्यान रखना और उसे उसका अतीत याद मत दिलाना क्योंकि उसे अपने अतीत से सख्त नफरत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो दोबारा खुद से नफरत करने लगेगी और दोबारा सुसाइड कमेंट करेगी। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने कहा, क्या कहा आपने? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, हाँ, वो कई बार सुसाइड कमिट कर चुकी है। तुमने ध्यान से कभी उसका हाथ देखा है? उसने लगभग 6 बार अपनी हाथ की नस काटने की कोशिश की है और 2 बार तो वो लगभग मौत के मुंह से बचकर आई है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। शौर्य ने समर्थ के जाने के बाद एक गहरी सांस ली। वही जानता था कि उसने ये सारी बातें कहते हुए खुद की इमोशंस कैसे कंट्रोल किए थे। आखिर था तो वो भी एक भाई ही। शौर्य ये सब सोच रहा था कि उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई थी। शौर्य ने पीछे मुड़कर हैरान नजरों से पीछे देखा। सनम थोड़ी दूरी पर ही खड़ी थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। शौर्य ने आगे बढ़कर सनम को गले लगा लिया। सनम ने रोते हुए कहा, क्या सारिका दीदी के साथ इतना सब कुछ हुआ? आखिर वो कैसे खुद को इतना मजबूत दिखा सकती है? हमें उनके लिए बहुत बुरा भी लग रहा है और हमें उन पर गर्व भी है। शौर्य ने सनम की पीठ सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, हर लड़की और हर औरत ब्रेव होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उनकी ताकत को उनकी कमजोरी बना देते हैं। कुछ लोग उनके डर को इस तरह काबू कर लेते हैं कि वो सिर्फ ये सोचती है कि वो एक कमजोरी सी औरत है, लेकिन जब औरत अपनी पर आती है तो वो हर एक चीज का विनाश कर देती है। यूनोना नारी इस शक्ति। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम ने अपनी आंसू भरी आंखों से शौर्य को देखा और कहा, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप हमें वो देंगे? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सनम का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम जान के अलावा कुछ भी मांग लो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मरना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए जीना है। उद्धरण चिन्ह। सनम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पढ़ना चाहते हैं। कॉलेज एडमिशन। सनम की बात सुनकर शौर्य ने मुस्कुराकर उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, तो तुम आगे की पढ़ाई करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। सनम ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आप बिल्कुल हैरान नहीं हुए? क्या आपको बुरा नहीं लगा? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सनम को देखा और कहा, इसमें बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ तुम आगे की पढ़ाई करो और अपने आप को साबित करो। तुम जिस चीज की पढ़ाई करना चाहती हो उस चीज की पढ़ाई करो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। सनम ने अपनी चमकती हुई आंखों से शौर्य को देखा और कहा, आप सच कह रहे हैं? हमें तो लगा था आप नाराज हो जाएंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात से कभी गुस्सा नहीं हो सकता और अगर हो भी जाओ तो तुम मुझे मना सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, पर हम आपको कैसे मना सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, ऐसे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने सनम का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होंठ उसके होठों से जोड़ दिए। वहीं सनम हैरान होकर शौर्य को देखती रही। चांद की चांदनी में उन दोनों की परछाई एक खूबसूरत थी पेंटिंग की तरह दिख रही थी।
सनम ने वही साड़ी पहनी हुई थी और शौर्य ने एक वाइट शर्ट और लो। उसके बिखरे हुए बाल सनम की आंखों से टकरा रहे थे और सनम के लंबे बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। इस समय वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवाओं के बीच उन दोनों को देखकर आसपास मौजूद पंछी भी आवाज करने लगे थे और वहां मौजूद सभी गार्ड्स ने अपना अपना चेहरा दूसरी तरफ ले लिया था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी पता था कि उनके सर इतने ज्यादा रोमांटिक भी हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद शौर्य सनम से अलग हुआ और उसने सनम के होठों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जब भी नाराज हूँ तुम मुझे इस तरह किस करके मना सकती हो। सनम ने घूरकर शौर्य को देखा और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर वो घर में भाग गई। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था। शौर्य हंसा क्योंकि वो समझ गया था कि सनम शर्मा गई है और फिर वो भी उसके पीछे चला गया। अगले दिन सनम और शौर्य कार में बैठे हुए थे। सनम ध्यान से उस कार को देख रही थी। ये एक रोल्स रॉयस थी जो अंदर से काफी शानदार थी। अंदर लगी सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी और वहां एक लाइट भी लगी थी और उसमें सामने एक छोटा सा डेस्कटॉप बना था जिस पर शौर्य अपना लैपटॉप रखकर काम कर रहा था। सनम क्यूरियोसिटी के साथ पूरी कार को देख रही थी। वो पहले नॉर्मल कार से बैठी थी लेकिन शौर्य पहली बार उसे अपनी पसंद कार में कहीं ले जा रहा था। सनम ने कहा, ये कार तो बहुत अच्छी है। शौर्य ने कहा, ये मेरी कार है। उद्धरण चिन्ह। सनम ने तापक से कहा, तो क्या बाकी कार आपकी नहीं है? क्या आपने वो उधर ली है? शौर्य ने घूरकर सनम को देखा। उसे सनम की बातें कहीं ना कहीं बचकानी लगती थी। सनम ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, बस पर देख रहा हूं कि तुम अपने पति को कितना ज्यादा गरीब समझती हो कि उसके पास एक कार भी नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम ने कुछ नहीं कहा और आगे देखते रही। थोड़ी ही देर बाद वो कार एक कैंपस में एंटर हुई। सनम उस बड़ी से गेट को देख रही थी जिसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी और बाहर कई सारे लड़के लड़कियां आप ऐसी बातें करते हुए आगे जा रहे थे। उन सभी के कंधे पर बैकपैक था और कुछ बिना बैकपैक के ही घूम रहे थे। कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्टाइलिश है तो कुछ थोड़े सिंपल और कुछ ज्यादा ही रॉयल दिख रहे थे। सनम हर एक चीज को ध्यान से देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। शौर्य ने कहा, चलो बाहर चले। उद्धरण चिन्ह डॉट। सनम ने कहा, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, तुम्हारा एडमिशन करवाने। उद्धरण चिन्ह। सनम ने शौर्य की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में कई सारे सवाल थे। शौर्य ने कहा, तुमने कहा था ना तुम्हें कॉलेज स्टडीज करनी है, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन के लिए लेकर आया हूँ। ये कहकर शौर्य कार से बाहर आया और फिर उसने सनम की तरफ का दरवाजा वाला खोला। सनम भी कार से बाहर आए और ध्यान से उसे यूनिवर्सिटी को देखने लगी। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि शौर्य उसकी बात इतनी जल्दी मान गया। सनम ने कहा, हमें लगा नहीं था कि आप हमें एडमिशन के लिए जाएंगे। शौर्य ने कहा, अब मेरी बीवी कुछ करना चाहेगी और मैं उसे रोकूं, ऐसा हो सकता है। भले ही शौर्य ने ये बात काफी स्ट्रेट फेस के साथ कही थी लेकिन सनम उसके शब्दों की गहराई साफ समझ सकती थी। थोड़ी देर बाद वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे थे। प्रिंसिपल चापलूसी भरी नजरों से शौर्य को देख रहा था। शौर्य ने कहा, हम यहाँ इनके एडमिशन के लिए आए हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य की बात सुनकर प्रिंसिपल ने सनम की तरफ देखा। इस समय सनम ने एक वाइट कलर की साड़ी पहनी थी जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम था। उसके कानों गोल्डन कलर के झुमके थे और उसने अपने बालों को बीच में से अलग कर रखा था जहाँ पर उसने गहरा सिंदूर भरा था। गले में मंगलसूत्र के साथ माथे पर छोटी सी लाल बिंदी थी। इस वो समय बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए तो वो प्रिंसिपल भी उसे घूमता ही रह गया था। शौर्य ने खतरनाक आवाज में कहा, अगर आपका मेरी बीवी को देखना हो क्या हो तो हम उसके एडमिशन की बात कर ले। ये सुनकर प्रिंसिपल शॉक हो गया लेकिन उसे शौर्य की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शौर्य प्रधान की शादी हो गई और ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वही सनम शौर्य को देख रही थी जो उसे इतने हक से अपनी पत्नी कह रहा था। ये सुनकर सनम का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। थोड़ी देर बाद एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया और फिर सनम को कल से कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। शौर्य ने सनम की तरफ देखकर कहा, चलो हम तुम्हारे कॉलेज स्टडी से रिलेटेड कुछ सामान लेने मॉल चलते हैं और तुम्हें कुछ कपड़े भी लेने होंगे। अब तुम साड़ी पहन के तो कॉलेज जा नहीं सकती ना। सनम ने साड़ी की तरफ देखकर कहा, क्यों, इसमें क्या परेशानी है? हमें साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। उद्धरण चिन्ह टी। शौर्य ने सनम की तरफ देखा। उसका ब्लाउज काफी डिप था और उसकी साड़ी से उसकी पतली कमर साफ नजर आ रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और सनम को ऐसे देखे। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे। बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह
ये सुनकर सनम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। कुछ पल बाद वो लोग एक काफ़ी फेमस मॉल भी खड़े थे। वो मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पर हर लग्जरी ब्रांड के स्टोर थे। कई सारे अमीर लोग वहाँ पर शॉपिंग बैग लेकर घूम रहे थे और उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो जगह सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। शौर्य सनम को एक स्टोर में लेकर गया जहाँ पर हर तरह के कपड़े थे। सनम इतने सारे कपड़े देखकर हैरानी हो गई थी। वो पहले कभी इस तरह की जगह पर नहीं आई थी, न ही उसने ऐसी शॉप नहीं देखी थी। हालांकि वो पिछली बार सारिका और बाकी सबके साथ आई थी, लेकिन वो जगह इस जगह से काफ़ी अलग थी। ये जगह तो बिल्कुल जन्नत की तरह थी, जहाँ हर लड़की आना चाहेगी, और सनम भी उससे अलग नहीं थी। वो हर कपड़े को छूकर देख रही थी और सेल्सगर्ल से उसके बारे में पूछ रही थी। वही सेल्सगर्ल उसे सब कुछ बता रही थी, पर उसे थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही थी। सनम को जब भी कुछ समझ नहीं आता वो उससे लुक लेती। वही उस सेल्सगर्ल को लग रहा था कि सनम ये सब उसे परेशान करने को कर रही है, इसलिए वो सनम से काफ़ी चिढ़ी हुई थी। शौर्य वहाँ नहीं था और सनम अभी भी एक लॉन्ग स्कर्ट विद क्रॉप टॉप को अपने हाथ में लिए उस सेल्सगर्ल से क्यूरियोसिटी से पूछ रही थी कि ये किस तरह के कपड़े हैं और इन्हें कैसे पहना जाता है। वही उस सेल्सगर्ल ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम पागल हो क्या या फिर गंवार हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इन कपड़े को कैसे पहनते हैं? पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे मॉल में घुस जाते हैं। अगर तुम यहाँ पर शौर्य सर के साथ नहीं आई होती ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें खुद यहाँ से निकाल देती। शॉपिंग। उस सेल्सगर्ल की बात सुनकर सनम ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए, हमें सच में नहीं पता, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सेल्सगर्ल ने चिढ़कर कहा, हाँ, तुम जैसे गवारों को ये सब पता ही कहाँ होता है, इसलिए तो तुम्हें इस तरह की जगह पर आना ही नहीं चाहिए। जब पता ही नहीं है कि ये क्या मिलता है और कितना महंगा मिलता है, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से कुछ खरीद सकती हो। निकल जाओ हमारी शॉप से, यहाँ के सामान को छूकर खराब मत करो। वैसे भी तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। उस सेल्सगर्ल ने ये नहीं देखा था कि सनम शौर्य के साथ आई है और शौर्य एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करने शॉप के बाहर ही रुक गया था, इसलिए सनम को मैनेजर ही अंदर लेकर आया था। सनम ने कहा, आप हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार क्यों कर रही है? हम तो बस कुछ कपड़े लेना चाहते हैं। उस सेल्सगर्ल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी औकात भी है यहाँ से कुछ खरीदने की? निकल जाओ यहाँ से, गवार कहीं की। ये कहते हुए उस सेल्सगर्ल ने सनम को धक्का दिया और फिर उसने सनम के उस हाथ पर अपना पैर रख दिया, जिससे सनम ने उस सेल्सगर्ल के कंधे को छुआ था। सनम की एक जोर की चीख निकल गई। उस सेल्सगर्ल ने कहा, अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की गलती तुमने कर तो दी है, लेकिन अगर तुमने बाहर जाकर किसी को ये बताने की गलती की कि मैं तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया था, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उद्धरण चिन्ह। सनम उसकी बात सुनकर डर गई और जल्दी ही वहां से चली गई थी। सेल्सगर्ल ने अपना हाथ झड़कते हुए कहा, बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वहां से चली गई। वही सनम जब वापस शॉप के बाहर आई तो उसने देखा शौर्य अंदर ही आ रहा था। शौर्य ने सनम के चेहरे के डरे हुए भाव देखे और कहा, तुम बाहर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना, हमें घर जाना है। सनम ने कहा, अरे अभी तो कुछ शॉपिंग की ही नहीं है, चलो साथ चलते हैं। ये कहते हुए वो जबरदस्ती सनम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। सनम ने अपने आप को शौर्य के पीछे छुपा लिया था। वो फिर से उसे बदतमीज लड़की का सामना नहीं करना चाहती थी। वही शौर्य को अंदर आता देख सभी लड़कियां एक्साइटेड हो गई थी। हर कोई जानता था कि शौर्य प्रधान जयपुर का सबसे हैंडसम एलिजिबल बैचलर है और पूरे जयपुर की लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी पर अपनी जान छिड़कती थी, तो उस सेल्सगर्ल का शौर्य पर फ्लैट होना लाजमी था। सेल्सगर्ल आगे आकर शौर्य को पोलाइट तरीके से विश करते हुए कहा, हेलो सर, आप यहाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, हमें कुछ कपड़े देखने हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने सनम को आगे खींच, जिससे सनम शौर्य के साथ खड़ी हो गई और जैसे ही सेल्सगर्ल की नज़र सनम के हाथ पर गई जिसे शौर्य ने पकड़ा हुआ था, उसका दिल धक से रह गया। वो सोच रही थी कि अगर गलती से भी सनम ने उसके बारे में शौर्य को बता दिया तो शायद वो जिंदा नहीं रहेगी। ये सोचते हुए उसने घूरकर सनम को देखा और उसे आंखों से इशारा किया कि वो चुप रहे। वही सनम जो पहले से ही डरी हुई थी और उसका इशारा पाकर उसने अपना सर झुका लिया। शौर्य आगे बढ़ा और उसने सनम के लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट की। वो जानता था सनम को इंडियन ड्रेस ही पसंद है, इसलिए उसने कुछ इंडियन और इंडो वेस्टर्न ड्रेस सेलेक्ट की और उन्हें सनम को देते हुए कहा, जाओ चेंज करके आओ। उद्धरण चिन्ह। सनम ने उन ड्रेसेस को देखा और कहा, क्या इतने सारे? शौर्य ने कहा, मुझे तुम्हें इन सब में देखना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम का मुंह बन गया, पर फिर वो चुपचाप चेंजिंग रूम की तरफ चली गई और फिर एक एक करके सभी ड्रेस पहन के आने लगी। शौर्य उनमें से कुछ ड्रेस को रिजेक्ट कर चुका था और कुछ ड्रेस को सेलेक्ट। उसके बाद शौर्य ने सनम के लिए कुछ पेयर ऑफ शूज सेलेक्ट किए।
कुछ वॉचेस और कुछ ज्वेलरी एक्सेसरीज जिसे वो कॉलेज में पहनकर जा सके। सनम ने हैरान होकर सामान की तरफ देखा जो पूरी तरह ट्रॉली को भर चुका था और कहा, आप हमें इतना सब कुछ क्यों दिला रहे हैं, हमारे पास पहले ही काफ़ी सारे कपड़े हैं। शौर्य ने कहा, चुप रहो, पता नहीं तुम किस तरह की लड़की हो, लड़कियों को शॉपिंग करने कितना पसंद होता है और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर सनम चुप हो गई। अब वो क्या ही बताती कि उसने बचपन से ही कभी किसी मामूली सी शॉप से भी जाकर कपड़े नहीं खरीदे, इसलिए उसे इन सब की आदत नहीं थी। वही शौर्य जो अब बिलिंग काउंटर पर आ चुका था, तभी उसने सनम का हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक से उसका हाथ पकड़ने से सनम की चीख निकल गई। शौर्य ने सनम के हाथ की तरफ देखा जो हल्का सूज चुका था और उसमें एक कट का निशान भी दिख रहा था। ये देखकर शौर्य की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम्हें चोट कैसे लगी? चोट के निशान को देखते ही सनम को सर्व्स गर्ल का व्यवहार याद आ गया और उसके आगे हल्की नम हो गई। कुछ नहीं, वो हमें गलती से लग गई। शौर्य ने सनम की आंखें देख ली थी। वो सनम के चेहरे के भाव पढ़ना अच्छे से समझ गया था, इसलिए उसने कहा, सच सच बताओ, हुआ क्या है? सनम ने दूर खड़ी सेल्स गर्ल की तरफ देखा जो कि अपने काम में बिजी थी। सनम ने कहा, कुछ भी नहीं। शौर्य ने सनम की नज़र का पीछा किया और उस सेल्स गर्ल को देखकर उसकी भवें तन गई। शौर्य ने सनम को वही सोफे पर बिठाया और स्टोर मैनेजर से कुछ बात करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो स्टोर के काउंटर के पास खड़ा था जहां सीसीटीवी मॉनिटर रखा था, जहां शौर्य को सनम और वो लड़की दिखाई दे रही थी जिसने सनम के साथ बदतमीजी की थी। ये देखकर कि किस तरह उस लड़की ने सनम को जमीन पर पटककर उसके हाथ को अपनी हाई हील से मसल दिया था, शौर्य का गुस्सा बढ़ गया और उसने सनम के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फिरते हुए कहा, तुम बाहर जाओ और जाकर मेरा एक रेस्टोरेंट में वेट करो, बॉडीगार्ड तुम्हें वहां ले जाएगा, मैं बिल पे करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने सनम को स्टोर के बाहर भेज दिया और बॉडीगार्ड को समझा दिया कि उसे सनम को कहाँ ले जाना है। सनम को जाने के बाद शौर्य वापस स्टोर में आया। स्टोर का माहौल से पहले हल्का सा खुशनुमा था, अचानक से काले कोहरे से भर गया क्योंकि वहां पर शौर्य की अपीयरेंस बहुत खतरनाक दिख रही थी। शौर्य एक राजा की तरफ कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने वही लड़की बैठी हुई थी जिसे सनम को हट किया था। शौर्य ने थोड़ा सा झुककर उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनम को हट करने की? आखिर तुमने अपने गंदे से जूते से उसके हाथ पर वार करने की कोशिश भी कैसे की? तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? वो लड़की डर से कांप रही थी। उसने कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने एक खतरनाक हंसी के साथ उस लड़की को घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उस लड़की के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। शौर्य ने कैजुअल वे में कहा, सॉरी, मैंने भी ये जानबूझकर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उठा। उसने बाहर जाते हुए कहा, ये लड़की मुझे शहर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब वो बाहर गया तो बॉडीगार्ड ने उस लड़की को तब तक थप्पड़ मारे जब तक वह बेहोश नहीं हो गई और उसके बाद वो भी बाहर आ गए। स्टोर में मौजूद ज्यादातर लोगों को उस लड़की के लिए बुरा नहीं लगा क्योंकि वो काफ़ी सारे कस्टमर के साथ ऐसा ही बिहेव करती थी और कई सारे इन्फ्लुएंसर लोग उसके दोस्त थे क्योंकि जब भी वो स्टोर में आते थे वो उनकी चापलूसी करती थी, इसलिए वो काफ़ी घमंडी भी थी। मैनेजर ने उसे जल्दी ही वहाँ की जॉब से निकाल दिया। इधर शौर्य जब रेस्टोरेंट में पहुंचा तो उसने देखा सनम कंफ्यूज सी एक चेयर पर बैठी आसपास देख रही थी। वो एक प्राइवेट रूम था जहां काफ़ी अलग अलग तरह की एंटीक चीज़ रखी गई थी। वहां की दीवारें कांच की बनी थी और फोर्थ फ्लोर होने के कारण वहां से काफ़ी सारी चीज़ सुंदर और साफ दिखाई दे रही थी। आसमान में उड़ते पंछियों और सूरज को देखकर सनम खुश हो रही थी। शौर्य ने सनम के पास पहुंचकर सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम चुप हो गई। उसे आज भी वो मेनू समझ नहीं आ रहा था। सिंपल से दाल चावल को भी वहां पर इस तरह से लिखा गया था जैसे वो न जाने कौन सी डिश हो, इसीलिए सनम को इस तरह के अजीब मेन्यू समझ नहीं आते थे। शौर्य ने सनम के बालों में हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ फूड आइटम्स ऑर्डर कर दिया। आज उसने अपनी पसंद के भी कुछ आइटम्स ऑर्डर किए थे। सनम ने अपने खाने की तरफ देखा जो इंडियन और राजस्थानी था, फिर शौर्य की खाने की तरफ जो इटालियन और इंग्लिश फूड था, फिर वो अपना खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद उनका लंच हो गया और फिर वो दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद सनम ने देखा कि समय इधर उधर दौड़ रहा था और उसके पीछे शेषाजी थी। शेषाजी ने कहा, रुक, तुझे बहुत ज्यादा मस्ती आने लगी है ना?
क्या कहा तूने, जरा सी भी शर्म आती है ये कहते हुए कि मम्मी मुझे अब एक बहन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। समय ने भागते हुए कहा, मॉम मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गई। उद्धरण चिन्ह। शेषा जी ने कहा, तुम्हें ये मजाक करने के लिए जगह समझ नहीं आई, तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे इस तरह की बात कैसे कह सकते हो। उद्धरण चिन्ह। समय ने कहा, मॉम मैं आपका बेटा हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शेषा जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने साइड में रखा फ्लावर वास समय की तरफ फेंका। समय जल्दी से नीचे झुका और इत्तेफाक से समय के पीछे सनम खड़ी थी और उस फ्लावर वास को अपनी तरफ आता देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि शौर्य जल्दी से उसके आगे जाकर उसे फ्लावर वास को कैच कर लिया था। एक हादसा होते होते बच गया, ये देखकर सभी डर गए। शेषा जी ने घबराते हुए कहा, बेटा तुम ठीक तो हो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने हामी से हिलाया। शौर्य ने कहा, चाची आपको संभाल कर काम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शेषा जी ने चिढ़ते हुए कहा, ये सारी गलती समय की है, ये सब इसी के कारण हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य ने घूरकर समय को देखा और कहा, समय तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो, बहुत फ्री हो गए हो तुम आजकल, लगता है तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट देना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर समय का मुंह बन गया और उसने परेशान होकर अपनी मां की तरफ देखा जो मुंह फेर कर खड़ी थी। वो समझ गया कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, इसलिए वो तैयार होने अपने कमरे में चला गया। इधर सारिका और समर्थ नीचे हॉल में तैयार होकर खड़े थे। सारिका ने शौर्य के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, भाई मैं जा रही हूँ। ये सुनकर शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छे से रहना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शौर्य प्रधान की बहन की तरफ उंगली भी उठा सके। ये कहते हुए शौर्य की नज़र पीछे खड़ी शकुंतला देवी पर थी, जिनके चेहरे के भाव बहुत ज्यादा अजीब थे और वो घूर कर सनम को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद सारिका, समर्थ और शकुंतला देवी वहां से चले गए। शकुंतला देवी के वहां से चले जाने के बाद घर का माहौल बहुत ज्यादा हल्का हो गया था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेगेटिव चीज उनके घर से बाहर चली गई हो, पर उन्हें अपनी घर की बेटी के लिए बुरा भी लग रहा था जो ऐसे माहौल में जाने वाली थी जहां उनकी एक बेकार सी सास थी जिसे हर बात पर सिर्फ तने देना और साजिश रचना आता था। लेकिन उन्हें सारिका की इतनी ज्यादा चिंता भी नहीं थी, क्योंकि सारिका इतनी ज्यादा कैपेबल थी कि वो शकुंतला देवी का मुकाबला आराम से कर सकती थी। लेस दैन